हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं अर्जुना जेई 2027 बैच में। आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे और लास्ट क्लास में जो भी पढ़ा सब लोग रिवाइज करके आए होंगे। अगर मेरा ऑडियो और वीडियो क्लियर है, एक बार फटाफट से आप मुझे थम्स अप करके बता सकते हैं। वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार आप सब लोगों को। कैसे हैं सब लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार। क्या हाल चाल है सब लोगों के, कैसे हो, फटाफट बताओ देखें एक बार। हाँ जी, गुड इवनिंग। आज हमारी जो मुलाकात है वो शाम को हो रही है ना। जनरली अपनी क्लासेस 4 बजे होती है, आज 6:15 हम लोग क्लास ले रहे हैं। यस, सब बढ़िया हो, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। यस, और डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिए थे। ड्रॉबैक्स जो थे वो भी मैंने लिखवा दिए थे। मैंने आप लोगों से कहा था अपनी कॉपी में लिख लेना। ड्रॉबैक में आप लोगों को कुछ डाउट्स थे, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, ये सब कुछ क्या होते हैं, एक बार के लिए वो चीज हम लोग करेंगे और फिर उसके बाद अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे। यस, हाँ जी। तो जो आपका डीपीपी नंबर 3 था, डीपीपी नंबर 3 के वीडियो सॉल्यूशंस मैंने डाल दिए हैं। यस, वो भी आप लोग देख लें एक बार के लिए। आज आपको डीपीपी नंबर 4 मिलेगा, उसके क्वेश्चंस भी आप लोगों को करने हैं, लेकिन डीपीपी नंबर 3 तक मैं वीडियो सॉल्यूशंस डाल चुका हूं। जिस बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है, कोई दिक्कत होती है, वो उन डीपीपी के सॉल्यूशंस में जाके देख सकता है ना। डन है। यस, तो आज का जो सेशन है इसमें हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, देखो डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी मैंने नहीं लिखा है क्योंकि वो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कर लिया था। डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अलावा आज का जो सेशन रहेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं ना। आज का जो अपना नया टॉपिक है सर, ये सिर्फ और सिर्फ ये वाला टॉपिक है। ठीक है, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। आज आज ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि जनता की तादाद में कमी है। हाँ, ऐसा क्यों लग रहा है भाई मुझे, या फिर सेकंड क्लास है इस वजह से ऐसा लग रहा है। हाँ जी, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग स्कैन करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप लोग चाहो तो, आपकी श्रद्धा है ना। वैसा ये कोई कंपल्शन नहीं है आपके लिए। ठीक है, शुरू किया जाए क्या, जल्दी से बताओ। हाँ, ड्रॉबैक्स करेंगे भी है ना, ड्रॉबैक्स करेंगे। हाँ, ड्रॉबैक्स करेंगे पहले। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, है ना। सेकंड क्लास का इफेक्ट है क्या, मतलब यही हो सकता है, और तो क्या हो यार, है ना। फर्स्ट फर्स्ट क्लास में तुम्हारी चैट ऐसे एकदम भागती है, जुक जुक कुछ दिखता नहीं है। और आज जो है मैं आप लोगों की चैट देख पा रहा हूं, है ना। तो इसका मतलब यही है कि क्लास में कमी है भैया, है ना। और एक चीज मैं और भी नोटिस किया, मैं आप लोगों से कह रहा था कि जो आपका कमेंट सेक्शन है उसमें आप लोग सिर्फ काम की चीज लिखें, है ना। जो क्लास के बाद नीचे कमेंट्स होते हैं उसमें काम की चीज लिखें। और वो शुरू की 4-5 क्लासेस में एक्चुअली काम की चीजें लिखी हुई थी, लेकिन धीरे 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 धीरे, है ना, माहौल बदल रहा है उस अभी भी चैट में, है ना। तो ठीक है, आप लोग देखो, अ, उसको ठीक करो यार, ऐसा ना हो, है ना। और जनरली ऐसा ही होता है कि शुरू शुरू में हमें खूब सारा जोश भरा होता है, लेकिन टाइम के साथ वो जोश धीरे धीरे कम होने लगता है ना। हम लोग डिस्ट्रैक्शंस की तरफ भागने लगते हैं, बहुत सारी चीजें बैकलॉग वगैरह इकट्ठे होने लगते हैं, है ना। और वो बहुत गलत शुरुआत होती है, मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो आप लोगों को उधर नहीं जाना है। यस, हम लोग लास्ट क्लास में डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ रहे थे। दादा मुझे एक बात बताओ, इसमें तो कोई डाउट नहीं था ना। यस, एक बार के लिए फटाफट बताओ, क्या ये वाली चीज तो क्लियर थी ना। यस यस यस, अब मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूं भाई, सारे लोग अपनी कॉपी पेन लेके बैठे और एकांत का जो माहौल है उसमें बैठे, है ना। ज्यादा शोर शराबा भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना बैठे। यस, जहां आप कंसंट्रेट कर पाए। एक बार थम्स अप करके मुझे बताओ कि अगर इसमें कोई डाउट है कि नहीं है। ये वाले पोस्टुलेट्स में तो मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। यस, कोई बोल ही नहीं रहा यार, मैं किसको पढ़ा रहा हूं भाई। हाँ हाँ हाँ, नहीं ना, पक्का ना। तो इसके बाद हमने लोगों ने ना क्या ड्रॉबैक लिखे थे, याद है आप लोगों को। मैंने आप लोगों को ड्रॉबैक्स लिखवाए थे, है ना। और ड्रॉबैक के अंदर कुछ नाम आए थे, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, ये ऐसे 2-3 नाम आए थे। हालांकि मैंने ड्रॉबैक एक बार के लिए खत्म कर दिया था लास्ट क्लास में, लेकिन जब मैं डाउट्स देख रहा था तो उसमें मुझे बहुत सारे डाउट्स दिखे जिसमें बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आइसोटोप्स क्या होते हैं और आइसोबार्स क्या होते हैं। तो क्योंकि मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बोला था कि मैं नेक्स्ट क्लास में आने से पहले सबसे पहले यही करवाऊंगा, है ना। हालांकि एज ए क्लास 11th स्टूडेंट आपको आइसोटोप्स मतलब मेरे से नहीं पूछना चाहिए था, है ना, क्योंकि ये इस लेवल पे एक्सपेक्टेड है कि यार आप लोग 9th 10th क्लास में पढ़ के आए हो। लेकिन ठीक है, कोई मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है।
है ना, मेरा काम है बताना, आप लोग कहोगे तो एक बार नहीं 4 बार मैं बता दूंगा, उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग डेफिनेशन लिखिए आइसोटोप्स की। यस, आ जाइए। सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखवाने जा रहा हूं, आइसोटोप्स क्या होते हैं मुझे बताओ जरा फटाफट से। आप में से भी अगर किसी को पता है तो एक बार चैट 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 में लिख के बता दो, व्हाट आर आइसोटोप्स, जल्दी से बताओ। हाँ जी, जल्दी से बताओ आइसोटोप्स की डेफिनेशन। मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं, आप लोग भी बता दो, देख रहा। हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, क्या यही होता था क्या? अरे बोलिए जनाब, क्या यही होता था क्या? जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो उसको हम लोग आइसोटोप्स बोलते थे। और मेरे हिसाब से आप लोगों ने छोटी क्लासेस में आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन जरूर पढ़े होंगे, है ना। हालांकि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स आप लोग क्लास 11th में भी पढ़ोगे, जब आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपसे वापस पढ़ाया जाएगा, है ना। तो हाइड्रोजन के आइसोटोप हम लोग क्या क्या लिखते थे सर? हम लिखते थे 1H1, एक लिखते थे हम लोग 1H2, और सर एक लिखते थे 1H3। याद है आप लोगों को? ये तीनों जो एटम्स हैं वो किसके हैं सर? ये तीनों एटम हाइड्रोजन के ही हैं। यस, ये तीनों एटम किसके हैं? तीनों एटम हाइड्रोजन के ही हैं। लेकिन सर खास बात क्या है, इन तीनों का जो मास नंबर है सर वो अलग अलग है। देखिए, इसका मास नंबर 1 है, इसका मास नंबर 2 है, और इसका मास नंबर 3 है। दीज आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स। इसको आप लोग प्रोटियम बोलते थे, इसको ड्यूटेरियम बोलते थे, और इसको ट्रीटियम बोलते थे। कुछ कुछ याद आ रहा है क्या आप लोगों को? अरे याद आ रहा है कुछ कुछ? हालांकि इसको प्रोटियम बोलते हैं, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, इसको ट्रीटियम बोलते हैं। इसका मेरी फिजिकल केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बट स्टिल जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे वहां पर भी आप लोग पढ़ लोगे। तो इनको हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं। डन है क्या? यस। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, आइसोटोप्स के बधेरे एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे कार्बन होता है, कार्बन का एक आइसोटोप ये होता ही है। कार्बन का एक आइसोटोप होता है कार्बन 13, और कार्बन का एक आइसोटोप होता है कार्बन 14। उसमें से जो कार्बन 14 है, दिस इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप, है ना। ये बहुत सिंपल चीज है यार। यस यस यस, कोई दिक्कत हो तो बताओ जरा इसमें। और अगर नोट कर लिया है तो डन लिखो। अगर किसी को दिक्कत है तो वो मुझे बता सकता है ना। आपका अगर इसमें कोई डाउट हो तो, नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से डाउट। और अगर आपको आता है तो एक बार के लिए आप लोग इसको लिख लीजिए। हाँ, आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। यस, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिखो। जल्दबाजी है ही नहीं अपने को। जल्दी का काम शैतान का, जाना कहां भाग के। आप भी यही हो, मैं भी यही हूं। आराम से लिखो, डेफिनेशन आपके सामने लिखिए, लेकिन वापस मत पूछना आप, है ना। एक बार लिखवा दिया ना तो एकदम भेजे में सेट हो जानी चाहिए, एकदम खटाक से दिमाग में कि आइसोटोप्स, इसका मतलब सर एटॉमिक नंबर सेम और सर मास नंबर डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, डन है। अब आप याद करो डाल्टन का एक थ्योरी। डाल्टन ने कहा था, डाल्टन ने क्या कहा था? डाल्टन ने यह कहा था कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं सबका मास सेम होता है। डाल्टन ने यह बोला था कि नहीं बोला था? डाल्टन ने अपने पोस्टुलेट के अंदर, डाल्टन ने अपने पोस्टुलेट के अंदर यह चीज बोली थी कि नहीं बोली थी कि एक जो एलिमेंट होता है, एक पर्टिकुलर एटम के, एक पर्टिकुलर एलिमेंट के सारे एटम्स जो होंगे उनका मास सेम होगा। लेकिन सर यहां देखिए आइसोटोप्स के केस में ये तीनों एटम हाइड्रोजन के ही हैं, लेकिन फिर भी इनका मास अलग अलग है। अब लोग फिर डाल्टन के पास गए और डाल्टन से पूछा, भाई साहब आप तो बोल रहे थे कि जो एक एलिमेंट होता है उसके सारे एटम्स का मास जो होता है वो सेम होता है, यहां तो सेम नहीं है, ये कैसे हुआ? फिर डाल्टन ने हाथ जोड़ लिए, बोले भाई मेरा सर मत खाओ, मुझे नहीं पता, मुझे तो जो चीज आती थी मैंने बोल दी। और इसी वजह से हम लोगों ने डेफिनेशन ड्रॉबैक्स में लिखा था कि जो डाल्टन होता है वो आइसोटोप्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, क्योंकि डाल्टन के अकॉर्डिंग इन तीनों का मास सेम होना चाहिए था, लेकिन नहीं होता आइसोटोप्स के केस में। क्या मेरी बात क्लियर है क्या? यार कोई बोल ही नहीं रहा यार, हाँ ना बोलो ना यार भाई। मैं किसको पढ़ा रहा हूं यार, आज एकदम माहौल एकदम सूना सूना लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया तुम्हें। हाँ, पता नहीं क्या क्या खा लिया कि किसकी क्लास थी पहली, है भैया? पहली क्लास किसकी थी? हाँ जी, आइसोबार इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। सचिन सर की थी कि राजन सर की? हाँ, किसकी थी क्लास? फिजिक्स की, राजन सर की थी क्या? कुछ कुछ ज्यादा हैवी चीज पढ़ा दी क्या तुमने? आज कुछ ज्यादा हैवी पढ़ लिया क्या तुम लोगों ने? हाँ, अच्छा।
लग रहा है ऐसा कि कुछ खतरनाक चीज पढ़ के आ गए हो भाई। हाँ, नहीं ऐसा नहीं था। राजू बाबा की क्लास थी, राजू भैया। अच्छा, ठीक है। फिर तो यार, फिर तो मतलब अभी तो मैथ्स फिजिक्स तो ऐसे हलवा लग रहा है। हलवा चल रहा है, हलवा, है ना। तुम्हें लग रहा होगा क्या यार, इतनी आसान होती है क्या फिजिक्स और मैथ्स, है ना। अभी हलवा है भाई, रुको थोड़ा, रंग दिखाएगा वो भी अपना, है ना, थोड़ा रंग दिखाएगा, रुको थोड़ी। हाँ सर, आइसोबार्स की क्या डेफिनेशन सर? आइसोबार्स के केस में सर एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है लेकिन मास नंबर सेम होता है। चेक कीजिए सर, यहां देखिए, ये कार्बन है 14, मास नंबर, नाइट्रोजन का भी 14, मास नंबर सेम है लेकिन सर एटॉमिक नंबर डिफरेंट डिफरेंट। अगर आप लोगों से इसमें कोई रिलेशन पूछे, इन दोनों में क्या रिलेशन है सर? रिलेशन बनाना में आता है, दीज टू आर आइसोबार्स टू ईच अदर। यस, ये दोनों एक दूसरे के आइसोबार्स हैं सर। बथेरे एग्जांपल्स हैं, आप लोग चाहे जितने एग्जांपल्स लिख सकते हो, है ना। लेकिन मैं आप लोगों से चाहूंगा कि उस नंबर ऑफ एग्जांपल्स के पीछे ना जाएं, आप लोग बस कॉन्सेप्ट के पीछे जाएं कि क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। ये आर्गन मास नंबर 14, कैल्शियम मास नंबर 14, 40, सॉरी 40 नहीं सर, मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट डिफरेंट है। दीज आर कॉल्ड एज आइसोबार्स टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के आइसोबार, ये दोनों एक दूसरे के आइसोबार्स बोलना पड़ेगा। और अगर आपने ये डेफिनेशन लिख ली है तो मुझे डन लिख के बताना पड़ेगा, फिर मैं आपको आगे ले चलूंगा आइसोटोन्स के ऊपर। फटाफट करिए जनाब। फटाफट करिए बेटा। यस, नहीं नहीं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। एक एक मेरा भाई कह रहा है सर यहां एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आएगा, मैं थप्पड़ मार दूं? नहीं, बोल देना यार भाई, मेरा मन कर रहा है बहुत, मार दूं क्या थप्पड़? अबे अगर सेम एलिमेंट लिख दिया तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट कैसे हो सकता है? अबे है, ये दोनों एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट है ना, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है। भाई एलिमेंट डिफरेंट होंगे तभी तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। फिर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आएगा सर, सेम नहीं आएगा बेटा, सेम यहां आएगा, आइसोटोप्स के केस में आएगा, क्योंकि वहां पर एटॉमिक नंबर सेम होता है, मतलब एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। यहां पर आएगा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, डन है। हेलो, पक्का? अच्छा अब आओ, हम लोगों ने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में एक पोस्टुलेट पढ़ा था कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम्स का मास डिफरेंट होता है। डाल्टन ने ये बोला, डाल्टन जब सुबह उठे सपने से, उन्होंने कहा कि डिफरेंट एटम्स का जो मास है वो डिफरेंट होगा। लेकिन लेकिन जब दुनिया ने आइसोबार के बारे में पढ़ा तो वहां मास सेम था। सर एटम्स डिफरेंट है, मास सेम। लोग वापस पहुंच गए सुबह सुबह डाल्टन के घर और बोला, भाई साहब बाहर आइयो जरा, आप तो कह रहे थे कि डिफरेंट एटम्स का मास अलग अलग होएगा, यहां मास सेम कैसे आ गया? डाल्टन ने फिर हाथ जोड़ लिए, बोले भाई मुझे नहीं पता। तो ये एक और चीज थी जो गलत हो गई, है ना। यस, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? यस यस यस, क्या आगे बढ़ा जा सकता है? नहीं नहीं, तुम बोल दो भाई, तुम कहोगे तो बढ़ेंगे आगे, वरना आगे भाग के कहां जाएंगे हम। यस, बहुत बढ़िया सर। आइए सर एक और डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। हालांकि मेरा काम सिर्फ इतना सा ही था, है ना, मुझे सिर्फ आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में बताना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं एडिशनल एक और आपको टर्म के बारे में बता देता हूं जिसका नाम आइसोटोन्स है ना। थैंक यू, आप सब लोग बोल सकते हैं अगर आपका मर्जी हो, है ना। आपकी श्रद्धा है, मतलब अगर आप लोग बोलना चाहें तो थैंक यू बोल सकते हैं आप, है ना। और मुझे लगता है कि इंसान को जीवन में थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मुझे लगता है इस देश में ना बहुत कम बोला जाता है ना। धन्यवाद बहुत कम दिया जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर कोई आपके लिए कुछ थोड़ा सा भी कुछ अच्छा करे ना, है ना, भले ही आप पार्क में घूम रहे थे और उन्होंने सामने से हाय हेलो एकदम मुस्कुरा के आपको हेलो कर दिया, फिर भी आप लोगों को मतलब वो ग्रेटिट्यूड वाला भाव रखना चाहिए। आपको बोलना चाहिए मतलब थैंक यू, आई एम गुड, हाउ आर यू, है ना। इस देश में मुझे लगता है मतलब कम बोला जाता है थैंक यू, और इस वर्ड को बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है। आपका एक थैंक यू दिन बना सकता है किसी का, है ना, और किसी की सुबह बना सकता है, किसी की शाम बना सकता है ना, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकता है ना। तो अगर आपके लिए कुछ अच्छा करे, भले ही आप चल रहे हो, आपको उसने साइड भी दिया हो एकदम से, है ना, तो भी आप उसको बोलिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, जो भी आप लोग कहना चाहें, है ना, वो आप लोग कह सकते हैं। आपको भी अच्छा लगेगा और जो सामने सुन रहा होगा उसको भी अच्छा लगेगा, है ना। हाँ, आइए
तो आइसोटोन्स के बारे में क्या है ना, आइसोटोन्स क्या होते हैं सर? आइसोटोन सिंपल है सर, ऐसे एटम्स होते हैं सर, एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना, एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो, है ना, उनको हम लोग क्या कहते हैं सर? उनको हम लोग आइसोटोन्स कहते हैं। इनको आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीसीज भी बोला जाता है ना, ऐसा भी बोला जाता है, क्या? आइसोन्यूट्रॉनिक भी बोला जाता है। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, हाँ नहीं ठीक है यार, मतलब जिससे हम कुछ सीखते हैं उसको तो थैंक यू बोलना ही चाहिए, मतलब उसमें उसमें तो कुछ कहने वाली बात ही नहीं है ना। हाँ वो तो थैंक यू तो मैं ऐसे ही मजे मजे के लिए बोल देता हूँ तुम्हें बोलने को, लेकिन ऑब्वियस है ना, कि जिनसे हमने लाइफ में कुछ छोटी मोटी चीज भी सीखी हो भले ही, है ना, उसका उसका धन्यवाद तो बनता है। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होने चाहिए सर, है ना, तो उनको हम लोग आइसोन्यूट्रॉनिक या फिर आइसोटोन्स बोलते हैं। नहीं काम में आएगा हालांकि हमारे, है ना, लिखने को मैंने लिखवा दिया लेकिन नहीं काम में आएगा ना। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लिखूं, आइए मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखा था, लेट से कार्बन 13 एंड नाइट्रोजन 14, मैंने ये एग्जांपल लिखा आपके सामने। मुझे एक बात बताइए, क्या दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है क्या? और है तो कितने हैं? हाँ जी, दोनों, अरे ठीक है, हो गया थैंक यू, बहुत हो गया। अभी एक बार इसको लिखो जरा। हाँ दोनों में बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, जल्दी बताओ। दोनों में क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है? और अगर सेम है तो कितने हैं? सेम है तो कितने हैं? यस, क्या सेम है क्या? क्या हो गया, लैग हो गया? क्या बात कर रहे हो? अरे आज तो पहली बार लैग हुआ है, तो कैसे हो गया लैग? हाँ कुछ हो गया होगा भाई लैग। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, आज आपको ऐसा लग रहा है क्या कि मेरा स्टूडियो जो है वो चेंज हो गया है? आपको ऐसा लग रहा है क्या कि आज आपको लाइटिंग वगैरह में कुछ डिफरेंस दिख रहा है? कुछ ऐसा लग रहा है क्या? बताना जरा। हैं जी, क्या क्या ऐसा लग रहा है क्या आपको? हम्म, लग रहा है ऐसा? अच्छा आप ना आज ना अपना स्टूडियो का जो लोकेशन है ना वो चेंज है ना, आज अपने स्टूडियो की लोकेशन चेंज है। चलो गैस करो जरा, गैस करो जरा, आज वाली क्लास में कहां से ले रहा हूँ? हाँ गैस करो, देखें आज वाली क्लास कहां से हो रही होगी अपनी। आ जाओ सर, सर एक बार के लिए देख लेते हैं ना। सर यहां पर देखिए, यहां पर प्रोटॉन है 6 और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है 13, तो सर यहां पर न्यूट्रॉन कितने हो गए? 7 हो गए सर, है ना। सर यहां पर प्रोटॉन है 7, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है 14, तो यहां पर भी सर न्यूट्रॉन कितने हैं? 7 है। सर इन दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, और अगर न्यूट्रॉन सेम है इसका मतलब दीज टू आर आइसोटोन्स टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोन्स है। ओ भाई साहब, ग्वालियर, नोएडा, यूपी, पटना, एमपी, घर से नहीं, मेरे घर पे तो स्टूडियो लगा ही नहीं है। पाकिस्तान मरवाओगे सालों, मुझे वापस भी आना है। हाँ हाँ हाँ, इधर आओ। सर देखिए यहां पर प्रोटॉन कितना है? 18। सर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कितना है? 38। तो सर यहां से न्यूट्रॉन कितना आ गया? 20 आ गया, है ना। और यहां पर देखिए प्रोटॉन कितना है? 20, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कितना है? 40। इसका मतलब यहां पर भी न्यूट्रॉन कितने होंगे? 20 होंगे। सर ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोन्स हैं, और सर ये दोनों भी एक दूसरे के आइसोटोन्स हैं, इनको आइसोन्यूट्रॉनिक भी बोला जाता है। नहीं नहीं, गुड़गांव वगैरह कहीं से नहीं ले रहा हूं। आज जो अपनी क्लास हो रही है, ये हो रही है दादा पटना स्टूडियो से, है ना। ये अपनी क्लास हो रही है पटना स्टूडियो से। मतलब मैं पहली बार पटना आया हूं आज, और उसके पीछे पटना आने का रीजन है कि कल एक इवेंट होने वाला है ना, पटना में अपना जो सेंटर है, विद्यापीठ सेंटर भी है अपने पास पटना में, तो वहां पर एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है ना, और उसमें बहुत सारे लोग उस इवेंट में रहने वाले हैं कल वाले इवेंट में। तो इस वजह से आज मैं दोपहर में पटना पहुंचा, तो फिर एक बार के लिए तो मतलब ऐसा लगा कि ठीक है यार, क्लास ले ना ले, फिर मैंने कहा यार नहीं, क्लास तो लेना बनता है। एक्चुअली मैं सुबह 6:45 मेरी फ्लाइट थी जयपुर, जयपुर से, फिर जयपुर से मैं पहले गया दिल्ली, दिल्ली मेरा 3 घंटे का ले ओवर था, फिर वहां से वापस फ्लाइट थी 11:30 बजे के लगभग, 12 बजे के लगभग, फिर मैं आया पटना, फिर होटल से करे, काफी हेक्टिक हो गया आज, है ना, ट्रैवल काफी हो गया, लेकिन ठीक है क्लास तो लेनी थी, है ना, तो मैंने क्लास यहाँ स्टूडियो से रखवा ली, है ना। यस हाँ,
तो आ जाइए, ये अगर आपने नोट कर लिया है तो डन लिख के मुझे बता दीजिएगा कि सर हो गया है, अब आप आगे चल पड़िए, है ना। ये मैंने अलग से चीज बता दी आइसोटोन्स। और मैं आपको बताऊं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये इतना ही है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। इसके देखो, आइसोटोन्स के अलावा और भी टर्म्स होती है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है, आइसो डाइफर्स होते हैं, आइसोस्टर्स होते हैं, लेकिन वो भी काम की नहीं है। जिस समय काम का होएगा, जिस समय बताना होगा, वो मैं बता दूंगा, है ना। तो अब ये ना करें कि सर वो तो करवा दिया, ये नहीं करवाया, ये नहीं। जितना लिखवा रहा उतना लिख लो, है ना। ये जितना काम का है उतना एक बार के लिए आप लोग लिख लो। डन है? यस, डन है भाई लोग, पक्का? क्या हम लोग आगे चल सकते हैं? तो अब मुझे बताइए, ड्रॉबैक में ऐसा कौन सा ड्रॉबैक है जो आपको नहीं समझ में आया? ये ड्रॉबैक्स थे, है ना। लिख तो लिए होंगे आप लोगों ने, मुझे पता है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखने के लिए, घर पे लिखने के लिए दिया था, है ना। तो मुझे पता है कि आप लोगों ने लिख तो लिया होगा। मुझे बताइए, इसमें से कोई डाउट है क्या आप लोगों का? ऐसा कोई पोस्टुलेट, ऐसा कोई ड्रॉबैक है जो आपको नहीं समझ में आया? यस, बताओ, देखिए, ऐसा कोई भी ड्रॉबैक हो जो आपको नहीं समझ में आया? हाँ जी, यस यस, बताइए बताइए। हाँ हाँ, है क्या कोई ऐसा? फोर्थ वाला भाई देखो, ये तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो समझा ही दिया कि एटम जो होते हैं उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी होते हैं। सबसे लास्ट वाला है कि इट कुड नॉट प्रोवाइड द रीजन फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, है ना। जैसे जैसे भाई H2 क्यों बना होगा, या लेट से O2 क्यों बना होगा? O2 के अंदर दो एटम्स जो हैं ऑक्सीजन के, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं। तो किसी ने डॉल्टन से पूछा, यार एक बात बता, ये कंबाइन हो क्यों रहे हैं? तू कह रहा है कि मॉलिक्यूल कैसे बनता है, कंपाउंड कैसे बनता है, कि एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं। जैसे मान लो H2 एक कंपाउंड है, ये कैसे बना होगा? कि दो एटम हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन का आपस में कंबाइन हुआ होगा, और फिक्स रेशियो में कंबाइन होगा। तो लोगों ने डाल्टन से पूछा कि डाल्टन भैया एक बात बताओ, ये कंबाइन हो क्यों रहे हैं? क्या जरूरत है हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने की? हाइड्रोजन अकेला बैठा है, ऑक्सीजन अलग बैठा है, दोनों की अलग दुनिया है। क्यों कंबाइन होना है उनको, और क्यों उनको कंपाउंड बनाना है? रीजन क्या है कॉम्बिनेशन का? डॉल्टन कहता है भाई लोगों, माफ कर दो, मैंने थ्योरी बनाई है ना, जान ले ली तुम लोगों ने मेरी। मुझे नहीं पता कि एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं, है ना। एटम्स का कॉम्बिनेशन जो है वो आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त चैप्टर आएगा, उसका नाम होगा केमिकल बॉन्डिंग। वहां पर बहुत सारे बॉन्ड्स के बारे में पढ़ोगे, स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ोगे, है ना, डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड्स से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज, और मतलब जान जान जिसको बोलते हैं केमिस्ट्री की, वो आप लोग वहां पर पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, है ना। तो वो चीज वहां पर आएगी, है ना। हाँ, स्टेबिलिटी ठीक है, अभी अभी तुमने सिर्फ एक चीज पढ़ी है, स्टेबिलिटी, लेकिन और वो स्टेबिलिटी अगर मैं तुमसे पूछूं तो तुम्हें लगेगा स्टेबिलिटी का मतलब है आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एटम बॉन्ड बनाता है ना। तुम्हें सिर्फ स्टेबिलिटी का मतलब तुम लोगों ने सिर्फ अभी तक इतना ही सीखा, लेकिन इतना नहीं है, बहुत सारी चीजें इसमें, बहुत सारी थ्योरीज हैं। ये जो आप स्टेबिलिटी बोल रहे हो ये सिर्फ, और जो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना ये जो बोल रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरी की बात है। ऐसी बहुत सारी थ्योरीज है ना। तो वो बहुत सारी थ्योरीज आप लोग आगे पढ़ोगे, है ना। तो ठीक है, अभी के लिए नहीं सीखना अभी हमें उन सारी चीजों को। केमिकल बॉन्डिंग जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी, ओम पांडे सर आएंगे, वो आपको सिखाएंगे, है ना। आप लोग चिंता ना करें उसकी। डन है? बहुत बढ़िया सर, तो ये मेरी तरफ से हो चुका है खत्म, और अब मैं आपको आगे ले चलता हूं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के ऊपर। यस, हाँ हाँ, वो ठीक है, एनर्जी लेवल शेल, अरे ठीक है, उसको आगे देखना तुम लोग। अभी अभी क्या करना है उसका, हाँ, स्टेबिलिटी के लिए। अभी ऐसे ध्यान रखो कि एटम्स कंबाइन होते हैं किसके लिए? क्योंकि उनका मन नहीं लग रहा, वो स्टेबल होना चाहते हैं, और स्टेबल होने के लिए वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, बस, है ना। तुम खुश रहो, है ना, ऐसे याद रख लो। और अब आप हेडिंग लिख लो, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सर यहां पर कुछ लॉज के बारे में हमें पढ़ना है ना। हमें क्या पढ़ना है? कुछ लॉज के बारे में हमें पढ़ना है ना। बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं केमिस्ट्री के अंदर, कंपाउंड का फॉर्मेशन हो, कोई केमिकल रिएक्शन हो, वो कुछ सर्टेन लॉज को फॉलो करते हुए होती है ना। कुछ ऐसे नहीं होता कि कुछ भी रैंडम हो जाता है, ये इसके साथ मर्जी से रिएक्ट कर गया, है ना। तो ये जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, ये जो आपस में रिएक्शंस होती हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, वो जिन लॉज को फॉलो करते हुए होता है, वो हमें पढ़ने होते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर। यस, और इसमें हमें जो लॉज पढ़ने हैं, उसमें सबसे जो पहला लॉ है, यस, जो सबसे पहला लॉ मुझे पढ़ना है वो है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, है ना। सबसे पहला हम लोग लॉ, इसमें कौन कौन से लॉज पढ़ेंगे देखो मैं आपको बता देता हूं, है ना। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, सबसे पहले हम लोग ये वाला लॉ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद
लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, है ना। कुछ जगह पर इसको डेफिनेट प्रोपोर्शन लिखा होता है, कुछ जगह पर इसको कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी लिखा होता है, एक ही बात है ना। आपकी श्रद्धा है, आप दोनों में से क्या कहना चाहें, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। यस। फिर उसके बाद हमें जो तीसरा लॉ पढ़ना है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, है ना। कौन सा लॉ पढ़ना है दादा? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, है ना। ये तीसरा लॉ पढ़ना है। फिर उसके बाद जो चौथा लॉ पढ़ना है, गे लुसेक्स लॉ, है ना। अच्छे से बोलना इसका नाम, ऑफ गैसियस वॉल्यूम, है ना। ये बहुत ही प्यारा नाम है, बहुत ही प्यारा सा लॉ भी है, गे लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। यस, इसके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद हमें जो नेक्स्ट लॉ पढ़ना है वो है एवोगैड्रोस लॉ, है ना। नेक्स्ट लॉ हमें कौन सा पढ़ना है? एवोगैड्रोस लॉ पढ़ना है। यस। और सबसे जो लास्ट में हमें लॉ पढ़ना है, दैट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, है ना। सबसे लास्ट वाला लॉ कौन सा पढ़ना है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये कुछ लॉज है जो हमें पढ़ना है, ये इतने सारे लॉज पढ़ने हमें। यस। और इनमें से मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है ना। ये आपकी स्टेट बोर्ड जो है उसमें नहीं दे रखा होगा, स्टेट बोर्ड की बुक्स के अंदर नहीं दे रखा होगा। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इस पे जेईई एडवांस वगैरह में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। जेईई एडवांस वगैरह में क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं, इस वजह से इसको हम लोग वहां पर पढ़ेंगे, है ना। तो एक बार के लिए जितने भी लॉज हैं, इन सारे लॉज के नाम लिख दीजिए, है ना। हाँ हाँ, गे लुसेक्स है बेटा, इसका नाम है ना। हाँ, गे लुसेक्स है ना। तुमने अपने मतलब की चीज पकड़ ली, मतलब, है ना। हाँ हाँ, तुम लोगों ने अपने मतलब की चीज पकड़ ली, तुम्हें इसमें से सिर्फ वो वाला वर्ड ही सबसे काम का लगा है, देख रहे हो तुम। हम्म। हाँ जी, हो जाए तो मुझे बताना। डन। हाँ, इन सारी चीजों में इंटरेस्ट इतना नहीं होना चाहिए भाई तुम्हें। हाँ, इतना इंटरेस्ट की जरूरत नहीं है। आओ देखो, सबसे पहला जो लॉ है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। मुझे एक बात बताइए, क्या इसमें किसी को दिक्कत है क्या? और मेरे हिसाब से ये जो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है, ये आप लोगों ने कक्षा 9 में भी पढ़ा है ना। अगर मैं किसी अनपढ़ आदमी को भी 5 मिनट ये टॉपिक बता दूं ना, तो उसको भी समझ में आ जाएगा व्हाट इज लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। एक कोई भी केमिकल रिएक्शन है, कोई भी एक फिजिकल या फिर केमिकल चेंज है, उसमें जितना टोटल मास रिएक्टेंट का होता है, उतना ही टोटल मास प्रोडक्ट का होता है। यस, मास हमेशा कंजर्व रहता है। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स जो है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के हो सकते हैं। मेरे हिसाब से बहुत सिंपल लॉ है, इसमें मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्यों, क्या कहता हूं मैं? अरे बोलो ना दादा, हाँ ना तो बोलो। क्या है, क्या दिक्कत? अरे गेलू सेक्स लो आएगा भाई, थोड़ा वेट तो करो। तुम्हें ये इससे ये बढ़िया लगा तुम्हें? आएगा, वो भी आएगा, है ना। वेट करो थोड़ा सा। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का मतलब यही होता है कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या फिर कोई एक फिजिकल चेंज हो रहा है तो दैट्स इट, है ना। अब बात ही आती है कि सर ये जो लॉ है ये दिया किसने था, है ना। तो एक बहुत प्यारा सा नाम है, देखिए, इट वाज प्रपोज्ड बाय द फ्रेंच केमिस्ट थे, इनका नाम था एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर। यस, इन्होंने ये वाला लॉ जो है वो प्रपोज किया था। क्या सर हमें ये नाम याद रखना है कि ये जो लॉ है किसने दिया, कौन से साल में दिया? क्या हमसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है क्या? मैंने कहा नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन तुमसे नहीं पूछेगा, लेकिन ठीक है, एक इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि ऐसा होता है ना, उसको याद रख लो, उसमें कोई बुराई नहीं है ना, याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसका जो स्टेटमेंट है वो भी आप लोगों के सामने लिखा है, इस स्टेटमेंट को भी लिख लो कि इन एनी फिजिकल और केमिकल चेंज मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यस, जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव्स, ए प्लस बी दोनों आपस में कंप्लीट रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। यस, और उससे क्या बन रहा है? सी प्लस डी बन रहा है। दीज ए एंड बी आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स। और सर ये जो सी और डी है, इसको दुनिया किस नाम से जानती है? प्रोडक्ट के नाम से जानती है। सर हम भी इस नाम से जानेंगे, है ना। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स।
टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। बताइए, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। दिस इज लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। मेरे हिसाब से इसमें किसी को दिक्कत हो ही नहीं सकती, और मैं आप लोगों से चाहता हूं अगर ये लिख लें आप तो डन लिखे मुझे सूचित कर दें कि सर हो गया है। आप आगे बढ़िए। यस, नहीं स्कूल लेवल पे भी नाम नहीं पूछता यार कोई ऐसा। है ना, नाम ऐसा कोई नहीं पूछता। यस, हो गया क्या? डन है? लिख लो लिख लो। हाँ जी, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। ये दिस इज लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, है ना। और इसको थोड़ा सजा सजा के हमने ऐसे लिख दिया कि इन एनी फिजिकल और केमिकल चेंज मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बात वही है ना, बात वही है। यस, हो गया। चलें हम लोग आगे थोड़ी सी, है ना, और बात करें इसके ऊपर। एक एग्जांपल लिखूं मैं आपको आपके सामने। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों ने कैल्शियम कार्बोनेट का नाम सुना है क्या? है जी, कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ सर, नाम सुना सुना तो लग रहा है सर। कैल्शियम कार्बोनेट अगर मैं इसको हीट कर दूं ये, तो इससे क्या बनेगा बताओ जरा। कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग से क्या बनता है बताइए जरा। मतलब पढ़ा है तुम लोगों ने, इसलिए पूछ रहा हूं मैं तुम लोगों से, है ना। पढ़ा है तुम लोगों ने, इस वजह से पूछ रहा हूं मैं तो। यस, हाँ, क्या बनेगा जरा बताओ। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट कर दिया जाए तो उससे क्या बनता है? हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट कर दिया जाए तो उससे क्या बनता है, पता है क्या? चूना। तो चूना बनता है कैल्शियम का? कुछ भी सर, इसकी हीटिंग से कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। यस, और साथ में CO2 गैस रिलीज होती है ना। ये रिएक्शन तुम लोगों ने खूब बार पढ़ी है ना। और ये जब आप लोग कक्षा 10th में आते थे ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ते थे। थर्मल डिकम्पोजिशन में ये वाली रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी होगी, है ना। तो लेट से आप लोगों ने इसका जो मास था कैल्शियम कार्बोनेट का 11 ग्राम मास लिया। आपसे बोला गया कि जो कैल्शियम ऑक्साइड जो रेजिड्यू बना वो था 8 ग्राम। तो बताइए जो गैस रिलीज हुई उसका मास कितना था, है ना। इस तरह का क्वेश्चन इस पे अगर बनेगा तो निहायत ही आसान कैटेगरी का क्वेश्चन बनेगा, जिसपे मुझे नहीं लगता कि कुछ क्वेश्चंस वगैरह करवाने की जरूरत है। आप सीधा सा बोलोगे कि 11 इज इक्वल टू 8 प्लस एक्स, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, और एक्स इज इक्वल टू 3 ग्राम। सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत सिंपल चीज है सर, है ना। और इसमें कुछ बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करवाने की मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन मैं यहां पर एक चीज आपको बताना चाहता हूं, यहां पर मैं एक चीज बताना चाहता हूं। ये जो लॉ है सर एक जगह पर आके फेल हो जाता है। ये जो लॉ है सर एक जगह पे आके फेल हो जाता है। कहां हो जाता है देखिए, बताओ देखिए। एक जगह पे आके ये वाला लॉ फेल हो जाता है। नाम सुना है तुम लोगों ने? कहां फेल हो जाता है, इसकी लिमिटेशन क्या है? दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। यस, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। कहां पर एप्लीकेबल नहीं है? नॉट एप्लीकेबल फॉर, कहां पर? नॉट एप्लीकेबल फॉर कहां पर? कहां? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस। यस, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस। दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस, है ना। अब बात ये आती है कि सर न्यूक्लियर रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होती हैं, है ना। देखो आप ऐसे ध्यान रखो, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको कक्षा 12 में जाने का मौका मिलेगा ना, जिनको 12th क्लास में जाने का मौका मिलेगा। जब वो 12th क्लास में जाएंगे तो वहां पर एक चैप्टर पढ़ेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स का एक पार्ट होगा, उसमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ोगे। और ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री आप लोग न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से फिजिक्स में भी पढ़ोगे। केमिस्ट्री में न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, और वहां पर आप लोग न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में पढ़ोगे। वहां पर आप लोग रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ोगे, वहां पर आप लोग रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ोगे। अभी के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि न्यूक्लियर रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। वहां टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल नहीं रहता। क्यों? क्योंकि सर कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है ना। और आप लोगों ने एक बहुत फेमस इक्वेशन भी होती है E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, है ना। आगे जाके आप लोग डेल्टा इज इक्वल टू डेल MC स्क्वायर, ये आगे जाके फिजिक्स में भी पढ़ोगे इस चीज को। यस, न्यूक्लियर रिएक्शंस कौन से सब्सटेंसेस शो करते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस शो करते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं ना। अब रेडियो एक्टिविटी के बारे में अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, क्या है वो बहुत लंबा चौड़ा सा टॉपिक है, और उसका हमारे से यहां लेना देना भी नहीं है।
आपको सिर्फ एक तो ये पता होना जरूरी है कि दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस, फर्स्ट वन। और दूसरी चीज, न्यूक्लियर रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होती है सर, जहां पर कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर सोचो कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो सर रिएक्टेंट का टोटल मास और प्रोडक्ट का टोटल मास कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। क्या मेरी बात समझ में आई क्या आपको? यस दादा, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं क्या? अरे बोलो तो सही, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं क्या? और इसको एक बार के लिए आप लोग अपनी कॉपी में लिख लो, हो जाए तो डन लिखो, फिर इसके ऊपर एक आधा न्यूमेरिकल करते हैं, फिर आगे चलेंगे। यस, एक आधा न्यूमेरिकल करके फिर आगे चलेंगे, ठीक है? फटाफट से लिख लो, एक आधा न्यूमेरिकल करके फिर आगे चलेंगे। हाँ जी, हाँ हाँ, यूरेनियम हो गया जैसे, यस बिल्कुल, है ना, यूरेनियम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, बिल्कुल है। रेडियम, ऐसे बहुत सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज होते हैं ना, बहुत सारे सब्सटेंसेज होते हैं रेडियो एक्टिव, है ना। देयर आर एन नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज, इनके बारे में आप लोग धीरे धीरे आगे पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों के सामने देना चाहता हूं। यस, एक क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया, और इस क्वेश्चन का पोल भी दूंगा। डाउट में चाहूं तो देख सकता हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन? व्हाट इज द रिएक्शन बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन? मेरे हिसाब से आप ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड न्यूक्लियर रिएक्शन, है ना। मेरे हिसाब से आप ये डाउट पूछना चाह रहे हो। देखो, नॉर्मल रिएक्शंस में रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होता है। न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल नहीं होता। वहां पर कुछ एनर्जी जो है, कुछ मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और कितना मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है उसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, है ना। ये जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा है ना आपके सामने, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इस फॉर्मूले में जो E है, E इज योर एनर्जी, है ना, E इज योर एनर्जी, M इज योर मास, और ये जो C है, C इज योर स्पीड ऑफ लाइट, है ना। C हम लोग स्पीड ऑफ लाइट को लिखते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये रिलेशन होता है कि कितना मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, वो इस रिलेशन से निकाला जा सकता है ना। तो जहां पर ये ऐसा हो कि जहां पर एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट हो रही है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, उनको हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शंस बोलते हैं। E इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर एक इक्वेशन होती है बेटा, है ना। और ये न्यूक्लियर रिएक्शंस कौन से सब्सटेंस से शो करते हैं? जो रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जैसे जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा यूरेनियम हो गया, है ना, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा रेडियम हो गया, थोरियम हो गया, दीज आर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, है ना। सर क्या वो फॉर्मूला लिखना है? इज इक्वल, आप चाहो तो लिख सकते हो, एकदम से याद हो जाएगा तुम्हें, है ना। सर कंप्लीट रिएक्शन क्या है? कौन सी कंप्लीट रिएक्शन दादा? कौन सी रिएक्शंस की बात कर रहे हो कंप्लीट रिएक्शन? तो सर सी रेफर्स टू, सी यहां पर है बेटा स्पीड ऑफ लाइट, है ना। अगर कोई रिएक्शन में एनर्जी निकल रहे हैं तो वो एनर्जी भी तो मास से ही निकल रही है। लॉ ऑफ कंजर्व मास तो फेल हो गया। नहीं नहीं, सारी रिएक्शन में नहीं होता ऐसा, नहीं नहीं, सारी रिएक्शंस में नहीं होता ऐसे। मास एनर्जी में कन्वर्जन, नॉर्मल रिएक्शंस में एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट नहीं होती, है ना। चलिए इस क्वेश्चन का पोल दे दें आपको, अगर आप लोग कहो तो। यस, इस क्वेश्चन का पोल दे दिया जाए आपको। कहां गया पोल? पोल कहां गया? वो पोल वाला जुगाड़ कहां गया? अच्छा यही तो है, यहीं से तो आता है पोल। हाँ लो आ जाओ, इस क्वेश्चन का पोल दे दिया जाए आपको, और पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर डाल दिया है, ये रहा 30 सेकंड का पोल आपके सामने, है ना। आप लोग बताइए इस क्वेश्चन में क्या आंसर होने वाला। पोल मैंने दे दिया, कहता है व्हाट मास ऑफ NaCl वुड बी डिकम्पोज्ड बाय 98 ग्राम ऑफ H2SO4। देखिए आपके पास NaCl है, और इसको डिकम्पोज कौन करेगा? H2SO4, है ना, क्वेश्चन में लिखा गया है। कहता है कि 120 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बना NaHSO4, और साथ में बना है HCl, है ना। और सबका मास दे रखा है, आपसे इसका मास पूछा है, मान लेते हैं इसका जो मास है वो x है, इसका मास आपको दे रखा है 98 ग्राम, इसका मास दे रखा है 20 ग्राम, और इसका मास दे रखा है सर 27.5 ग्राम। यस, तो आप लोग सीधा से लिखोगे कि सर रिएक्टेंट का टोटल मास x प्लस 98 और प्रोडक्ट का टोटल मास 20 प्लस 27.5, और यहां से जो x की वैल्यू मिलेगी 49.5 ग्राम आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मैं एक बार के लिए चेक कर लेता हूं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 87% बच्चों ने सही जवाब दिया, बहुत बढ़िया, बधाई हो आप सब लोगों को। अथर्व, टाइगर और प्रियांशी ये हमारे टॉप 3 स्टूडेंट है। आदित्य, अर्श, रुद्राश्मित, बहुत प्यारा नाम है यार, रुद्र, विश्वकर्मा, ये हमारे टॉप 7 स्टूडेंट है। कोई दिक्कत है किसी में तो बता सकते हो आप लोग, आसान है ना। हाँ 120, 120, 20 नहीं, 120, 120, हाँ 120 है, 20 नहीं है, 120। हाँ हाँ,
पूरा रिएक्शन लिखी हुई थी, क्वेश्चन में दिया हुआ ही था ये तो, है ना। मुझे कुछ रिएक्शन लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि NaCl है, H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बन रहा है प्लस HCl बन रहा है ना, मुझे रिएक्शन लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा हो गया मतलब, है ना। और मेरे लिए तो अच्छा है ना रिएक्शन लिखने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि मुझे भी रिएक्शन लिखना नहीं आती, है ना। जब मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ूंगा, जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ूंगा, जब फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी और आगे पढ़ूंगा, तब जाके मुझे धीरे धीरे ना रिएक्शन लिखनी आएगी, है ना, और वो मेरे लिए अच्छा है। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। यस, एक और क्वेश्चन करते हैं, आइए ये वाला क्वेश्चन देखो, है ना, ये वाला क्वेश्चन देखो, या होमवर्क दे दूं? है भाई, होमवर्क दे दूं क्या है करने को, क्या कहते हो? घर से करोगे क्या? कल भी क्लास नहीं है, परसों भी क्लास नहीं है, करोगे क्या घर से? होमवर्क दे दूं क्या? क्या कहती है जनता? दादा, तुम जैसे कहो वैसे कर देंगे भाई। हाँ, होमवर्क दे दें अगर आप लोग कहो तो, है? अभी तक तो कर लिया होगा, बोले सर कर लिया है इसको तो, आधे लोगों ने तो कर लिया होगा, बोले सर हो गया है? चलो फिर आ जाओ, है ना, इसको होमवर्क में करना, ये वाला होमवर्क दे दिया, और एक और आसान सा क्वेश्चन है इसके साथ साथ, एक और भी होमवर्क दे दिया, है ना। तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के ऊपर मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे दिए, है ना। घबराना मत, क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी बड़ी सी है, मैं चाहता हूं एक बार के लिए आप लोग क्वेश्चन को पढ़ना सीखें, क्वेश्चन से भिड़ना सीखें। गलत होता है कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम लोग इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे सबसे पहले, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। तो गलत होने से मत डरो, है ना। और ये जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, इतने हम लोग कहते हैं ना कि इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, इसीलिए तो करवाई जाती है प्रैक्टिस, कि जितनी गलतियां आपको करनी है आप यहीं पर कर लो। जब आप टेस्ट देते हो उसमें कर लो, जब आप डीपीपी सॉल्व कर रहे हो उसमें कर लो, जब आप मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो उसमें कर लो, जो आपको होमवर्क दिया उसमें आप जितनी गलतियां करनी है कर लो। अगर इस तरह का क्वेश्चन वापस तुम्हारे एग्जाम में आए, उस दिन तुम्हें गलती नहीं करनी, है ना। और वो गलती होने के चांसेस धीरे धीरे कम होने लगते हैं अगर हम लोग सिमिलर टाइप के ठीक ठाक से क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो हमारी जो स्पीड है वो भी बढ़ने लगती है ना। आप लोगों के दिमाग में आता होगा ना कई बार कि यार सर हमें कैसे पता लगेगा कि इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करना है। वो बेटा पता तब लगता है जब आप लोग उस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, तब हमें देखते ही क्वेश्चन में समझ आता है कि अब मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व, है ना। तो वो डिपेंड करता है आपने कितने क्वेश्चंस घर पे करे हैं, है ना, कितने रफ वर्क जो है वो आप लोगों ने किया है, ऐसे रफ कॉपी का ढेर लगा होना चाहिए, है ना। केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स अब वो याद करने वाली नहीं रह गई है ना, अब वो हर चीज लिखने वाली रह गई है, हर चीज लिख लिख के याद करोगे, लिख लिख के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, हर चीज याद होगी, और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, जो कि बहुत जरूरी है ना। आइए सर, अब हम लोग लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की तरफ जाना चाहते हैं, है ना। किस तरफ जाना चाहते हैं अब? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की तरफ जाना चाहते हैं। यस, लॉ ऑफ डेफिनेट या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की तरफ जाना चाहते हैं। अच्छा, ये वाला भी नाम सुना सुना लग रहा है कि सुना सुना पढ़ा है क्या आप लोगों ने ये वाला नाम भी? हाँ जी दादा, ये वाला नाम भी आप लोगों ने पढ़ा है क्या? क्या ये वाला लॉ भी पढ़ा है क्या 9th क्लास में? क्या आप लोगों ने ये वाला लॉ भी पढ़ा है क्या 9th क्लास में? पढ़ा है क्या? ठीक है, क्यों क्यों स्पैम कर रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा। प्रियांशी प्रियांशी मतलब अब तुम देख रहे हो एक एक चीज लिख के तुम अपना लिए कितना टाइम खराब कर रहे हो, क्या फायदा है उसका। हाँ आ जाओ, मैं आपको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पढ़ाना चाहता हूं, इसको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बोला जाता है। और ये जो लॉ है वो किसने दिया था? ये भी फ्रेंच केमिस्ट है, जोसेफ प्रोस्ट, है ना, इन्होंने ये वाला लॉ दिया था। ये क्या होता है देखो, बहुत आसान सा स्टेटमेंट है। एक मैं एग्जांपल लेता हूं आपके सामने वाटर का, है ना, H2, मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखा H2। ये एक केमिकल कंपाउंड है, एनी गिवन केमिकल कंपाउंड। ये जो केमिकल कंपाउंड है उसमें 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का है। अगर मैं आपसे मास का रेशियो पूछूं तो सर आप बोलोगे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, यहां हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं तो सर 2 हो गया, और सर ऑक्सीजन का 16 हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बाई मास रेशियो क्या होगा, आप बोलोगे सर ये रेशियो हमेशा 1:8 आएगा। मैंने कहा सोच ले एक बार फिर से, क्या ये रेशियो हमेशा 1:8 आएगा? बोले हाँ सर हमेशा 1:8 आएगा। अगर पानी है तो पानी के अंदर उसके जो एलिमेंट्स हैं उनका बाई मास रेशियो हमेशा फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, डेफिनेट होता है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता, दुनिया की कोई ताकत उसको चेंज नहीं कर सकती।
आप चाहे पानी कहीं से भी ले जाओ, ले आओ, भले आपकी मर्जी है। चाहे आपने पानी नदी का लिया है, आपने चाहे पानी नाले का लिया है, आपने चाहे पानी समुद्र का लिया है, आप कहीं से भी पानी ले जाओ, इररेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, है ना। कई जगह ऐसे भी लिखा होता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स। आप पानी कहीं से भी लाइए, अगर वो पानी है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बाईमास रेशियो हमेशा 1:8 रहेगा, फिक्स रहेगा, डेफिनेट रहेगा, और इसी वजह से इसका नाम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पड़ा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? यस, कोई बोल ही नहीं रहा यार। क्या चीज आपको क्लियर हो रही है क्या? हाँ जी, ज्यादा हाँ ना बोलना पड़ेगा आपको, ऐसे बताना पड़ेगा साथ साथ। क्या ये बात सही है क्या कि मास का रेशियो, मास का जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है, मास का रेशियो फिक्स होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मास का रेशियो फिक्स होता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मास का रेशियो फिक्स होता है तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या कि मास परसेंटेज जो है ऑफ एलिमेंट्स ये भी फिक्स रहेगा? जो मास परसेंट है एलिमेंट्स का वो भी फिक्स रहेगा क्या? मैं ऐसे, अरे यार मास फिक्स है तो उसका परसेंटेज भी फिक्स रहेगा सर। इसमें इसमें कोई 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 सर आप अलग गणित थोड़ी ना लगा रहे हो सर, ये तो कॉमन सेंस की बात है सर, है ना। हालांकि कॉमन सेंस इज नॉट दैट कॉमन, आजकल उतना कॉमन नहीं रह गया कॉमन सेंस, बट स्टिल सर बात कॉमन सेंस की है कि अगर मास का रेशियो कांस्टेंट है तो सर मास का परसेंटेज भी तो कांस्टेंट होगा सर, मास फिक्स है तो परसेंटेज भी फिक्स होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो मैं आपसे कहूं वाटर के अंदर H2O के अंदर मुझे, H2O के अंदर मुझे मास परसेंट निकालना है किसका, मास परसेंट निकालना है किसका, ऑफ हाइड्रोजन। अगर मुझे हाइड्रोजन का मास परसेंट निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? कोई मुझे फॉर्मूला बता सकता है क्या? है जी सर, परसेंटेज कैसे निकाला जाता है? सर परसेंटेज निकाला जाता है अपना मास डिवाइड बाय टोटल मास। यस, अरे परसेंटेज ऐसे तो निकालते हो, जैसे मान लो एक 100 नंबर का पेपर था, 100 नंबर के पेपर में आपके 70 नंबर आए, मैंने आपसे कहा कितना परसेंट बना, आपने कहा सर मेरा बना 70, टोटल पेपर था 100 का इंटू 100%, सर मेरे टोटल 70% नंबर बने सर। तो परसेंटेज ऐसे तो निकाला जाता है, खुद का डिवाइड बाय टोटल इंटू 100%। अरे बोलो ना, जैसे मान लो पेपर आपका था 80 नंबर का और आपके 60 नंबर आए, मैंने कहा बेटा कितना परसेंट बना, आप कहोगे सर अपने नंबर आए 60, टोटल था 100 इंटू 100%, सर इतना परसेंट आएगा, क्या दिक्कत है सर? आप लोग मेरी बात समझ रहे हो? अपना डिवाइड बाय टोटल इंटू 100%, इससे परसेंटेज आ जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, इसका फॉर्मूला क्या आएगा? सर इसका फॉर्मूला आएगा मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय टोटल मास इंटू 100%। सर परसेंटेज ऐसे निकाला जाता है सर। तो मैंने कहा यार हाइड्रोजन का मास कितना है, कहता है सर हाइड्रोजन का मास है, देखो सर हाइड्रोजन का मास 1 है सर, और टोटल मास कितना है सर? टोटल मास है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, सर वो 9 है सर, इंटू 100%। क्या कोई ये कैलकुलेट करके मुझे बता सकता है ये परसेंटेज कितना आएगा? क्या कोई ऐसा है इस क्लास के अंदर जो ये बता सके कि ये परसेंटेज कितना आएगा? नहीं, कोई भी हो ऐसा बच्चा, इतना होनहार बालक अगर कोई है क्लास में, बालक या बालिका जो भी हो, कोई है जो मुझे बता सके परसेंटेज कितना आएगा? पक्का 11.11 11.11% आ रहा है क्या? सोच लो एक बार के लिए, क्या यही आ रहा है क्या? सोच लो एक बार। और अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं दादा कि मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन कितना होएगा, तो सर आप सीधी सी बात बोलोगे सर ये होएगा मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल मास, डिवाइड बाय टोटल मास इंटू 100%। सर परसेंटेज इसी तरीके से निकाला जाता है सर। सर ऑक्सीजन का मास कितना है? देखिए सर ऑक्सीजन का मास है 8, सर टोटल मास है 1 + 8 इंटू 100%। सर जितनी गणित मैंने पढ़ी है उसके हिसाब से सर ये 88.88% आना चाहिए सर, है ना, ये इतना परसेंट आना चाहिए सर। तो आप चाहे कुछ भी कर लो, चाहे वाटर का सोर्स कुछ भी हो, उसमें वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास परसेंट हमेशा फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, डेफिनेट रहेगा, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। दिस इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तालियां, सीख लिया तुम लोगों ने, है ना। अब इस पे क्वेश्चंस करेंगे किस तरह के पूछे जाते हैं, एक आधा एग्जांपल और लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से चाहता हूं आप डन लिख के मुझे बताएं कि सर हो गया ये, है ना। एक बार के लिए आप लोग डन लिख के बताएं।
सर ये हो गया है ना, आपने नोट कर लिया। हाँ एक बार के लिए आप लोग मुझे डन लिख के बताएं कि सर हमने नोट कर लिया, फिर हम लोग आगे चलेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। हाँ जी डन है। हाँ वो 8 चलता रहेगा, 88.89% भी लिख सकते हो। डन हो गया, ठीक है सर। और एग्जांपल देख लो, है ना, और भी एग्जांपल देख लो इसका। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं CO2 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। यस मैं आपसे कहूं एक केमिकल कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो बताओ। आप CO2 को चाहे किसी भी सोर्स से बना लो, CO2 कार्बन को बर्न करने से बन सकती है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से बन सकता है, किसी हाइड्रोकार्बन के कंबशन से बन सकता है CO2। आप CO2 कैसे भी बनाओ भले, सर उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो है सर वो हमेशा फिक्स रहेगा, 3:8 रहेगा। आप चाहे कुछ भी कर लो सर, ये कभी चेंज नहीं हो सकता, ये डेफिनेट रहता है सर। मान लीजिए मैं आपके सामने लिख दूं अमोनिया, नाम सुना है तुम लोगों ने? यस तो अमोनिया में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के मास का रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा, और वो कितना रहेगा? 14:3 रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा सर, चाहे कुछ भी हो जाए। यस तो ये दो एग्जांपल्स, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हो, है ना, लिख लो एक बार के लिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। फिर हम लोग आगे चलेंगे, है ना, कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, है ना, कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। हाँ हो गया क्या? क्या मैं आगे चल सकता हूं क्या? अमोनिया, अमोनिया की स्मेल पता है क्या तुम्हें कैसी होती? अमोनिया की स्मेल पता है क्या तुम्हें कैसी होती? आओ देखो एक क्वेश्चन करते हैं, इस पे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, है ना, इस पे किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और वो क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है ना, इस क्वेश्चन का पोल भी दूंगा मैं आप लोगों को। कहता है कि SO2 गैस जो है ना वाज प्रिपेयर्ड बाय, SO2 गैस को आपने प्रिपेयर किया कैसे कैसे? बर्निंग सल्फर इन ऑक्सीजन, आपने सल्फर को बर्न किया ऑक्सीजन में तो SO2 बन गया। रिएक्टिंग सोडियम सल्फाइड विद डाइल्यूट H2SO4, ये एक और मेथड, उससे भी आपने SO2 बना दिया। हीटिंग कॉपर विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इससे भी आपने SO2 बना दिया। इट वॉज फाउंड दैट इन ईच केस सल्फर एंड ऑक्सीजन कंबाइंड इन द रेशियो 1:1। दिस डेटा इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ, ये जो इंफॉर्मेशन आपके सामने ली है ये कौन से, ये जो डेटा है कौन से लॉ को फुलफिल करता है? हाँ स्मेल कैसी होती है सर? ऐसी शानदार सी स्मेल होती है सर इसकी ना, जैसे अपने इंडिया के अंदर पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं खूब सारे, है ना। हाँ ये बात अलग है कि पब्लिक उसको कितना यूज कर पाती है, उस पे डिबेट की जा सकती है, लेकिन ठीक है, मतलब टॉयलेट्स बने हैं, काफी सारे बने हैं। तो कभी आप इंडियन टॉयलेट के सामने से निकलिएगा, अंदर जाने की जरूरत नहीं है हो सकता है अंदर जाओ तो अपने रिस्क पे जाना, आप उसके बाहर से निकलो, थोड़ी डिस्टेंस से निकलो, जो महक आएगी आपको, एकदम आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आप बोलोगे वाह मजा आ गया। उसको, वो अमोनिया की स्मेल है, जिससे आपको मजा आ जाए वो अमोनिया की स्मेल है, समझ जाओ आप, है ना। सर इसमें क्या बताना है सर? सर ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर, बताओ ना दादा, बहुत आसान कैटेगरी क्वेश्चन है सर। ये कह रहा है कि आपने SO2 को 3 अलग अलग मेथड से बनाया, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, तीसरा मेथड, दीज 3 डिफरेंट मेथड्स टू फॉर्म SO2। लेकिन लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहता है 3 नहीं, आप 30 अलग अलग मेथड से SO2 बना लो, उसमें सल्फर और ऑक्सीजन का मास रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और ये कह भी रहा है कि वो मास रेशियो हमेशा कितना आया? 1:1 आया। इसका मतलब सर ये डेफिनेट प्रोपोर्शन को फुलफिल कर रहा है सर। क्या मेरी बात समझ पा रहे होगा तुम लोग? अरे यार इसमें क्या पोल देना यार, ये फॉर्मेलिटी हो जाती है यार, नहीं ये गलत बात है, नहीं नहीं, इसमें पोल देना तो फॉर्मेलिटी हो जाती है, कोई मतलब ही नहीं है, इसमें पोल देना तो फॉर्मेलिटी हो जाती है, इसलिए मैंने पोल नहीं दिया। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि इस पे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई एक कंपाउंड है, उसको आपने 3-4 अलग अलग मेथड से बनाया, है ना, आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड से बनाओगे और फिर आपसे पूछेगा कि बताओ ये कौन से डेटा को फुलफिल करता है, ये जो इंफॉर्मेशन है इसमें कौन सा लॉ फुलफिल हो रहा है। अगर आपको वो लेना है, पोल लेना ही है, तो आप पोल इस क्वेश्चन का लीजिए। एक अगला क्वेश्चन
बढ़िया क्वेश्चन मैंने आप लोगों की स्क्रीन पर डाल दिया है, ये रहा आपके सामने। हाँ, अगला क्वेश्चन दे दिया मैंने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कहां से लो वॉइस है भाई, पता नहीं तुम लोग, साला किसी का अगर माइक भी ढंग से नाम काम कर रहा हो ना, किसी का मोबाइल या फिर लैपटॉप, तो उसका भी पूरा दोष टीचर पे आ जाता है। इतना मैं जोर से बोलता हूं ना, तेज बोलता हूं ना तुम्हारी क्लास में कि मेरा गला दर्द करता है लिटरली क्लास खत्म होने के बाद, है ना। मैं पानी भी पीता हूं तो ऐसे दर्द सा होता है, और फिर तुम्हें लगता है कि धीरे बोल रहा हूं। मतलब पता नहीं कैसे जज करते हो तुम लोग कि लो वॉइस है, धीरे बोल रहे हो, मुझे नहीं समझ में आता। हाँ आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन। यस, इसका दे दें पोल। हाँ सर, इसका पोल दीजिए सर, पोल सर, इसका पोल देना पड़ेगा। यस, तभी तो समझ में आएगी कितने होनहार बालक बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं। सर पोल आपके सामने है, सर पोल आपकी स्क्रीन पर मैंने दे दिया है, बताइए। हाँ, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर डाल दिया है सर, पोल आपके सामने। यस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1:8 है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो है वो कितना है सर, 1:8 है सर। इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो सर उसके साथ 8 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, मतलब ऐसा कह सकते हैं। लेकिन सर हमसे क्वेश्चन पता क्या पूछ रहा है कह रहा है सर 3 ग्राम हाइड्रोजन जो है ना उसके साथ उसके साथ कितना ऑक्सीजन रिएक्ट करे। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। सर 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितना रिएक्ट करेगा सर? सर 1:8 में रिएक्ट करना है सर, सर 1:8 में रिएक्ट करना है। तो अगर 1 के साथ 8 है तो 3 के साथ 24 होगा सर। क्या दिक्कत है सर? सर 24 8 1:8 सर, इसमें आप इसमें मेरे से क्या पूछना चाहते हो सर, बताओ। जैसे 90% लोग, देखो 91% लोग, आपकी इच्छा थी कि कभी ये 90 से ऊपर जाए। देखिए सर, इच्छा पूर्ति कर दी हमने। 91% लोग बोल रहे हैं कि 24 आएगा, और क्या चाहिए बताओ। प्रियांशी सबसे ऊपर है, फिर अथर्व है, फिर प्रियांशु है, फिर सक्षम है, स्वधिन, ऋषभ, अरिंदम, तेजस, टाइगर और रुद्राश्मित उपाध्याय। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, जबरदस्त हो गया ना। इसमें क्या है यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? यस, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? ये वाला क्वेश्चन है जो आप लोगों को करना है। ये वाला क्वेश्चन देखो, आओ आओ आओ, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कहता है कि एक सैंपल दे रखा है कैल्शियम कार्बोनेट का, हैज द फॉलोइंग परसेंटेज कॉम्पोजिशन, है ना। उसमें कैल्शियम का जो परसेंटेज है 40% है, कार्बन 12% है और ऑक्सीजन 48% है। इफ द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज ट्रू देन द वेट ऑफ कैल्शियम इन 4 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम अनदर सोर्स विल बी। हाँ देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, और ये क्वेश्चन आप लोग करोगे कहां सर हम करेंगे, घर से करेंगे सर, इसको घर पे करेंगे सर, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। सारे क्वेश्चन क्लास में थोड़ी करवा दोगे आप? हम सर थोड़ा दिमाग लगाएंगे। लगाना, तुम लोग दिमाग लगाना इस क्वेश्चन में। यस, इस क्वेश्चन में दिमाग लगाना। मैं आप लोगों को अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं। देखो, इस वाले लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के ऊपर, है ना, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के ऊपर सबसे पहला जो टाइप का क्वेश्चन है वो इस तरह का पूछा जा सकता है ना, कि आपके सामने 2-3 दे देगा कि इस तरीके से बनाया, इससे बनाया, इससे बनाया, और बताइए कौन सा लॉ फुलफिल हो रहा है ना। तो एक तो क्वेश्चन इस तरह का पूछा जा सकता है। दूसरा जो ये टाइप का क्वेश्चन है कि इस रेशियो में रिएक्ट कर रहा है, बताओ इसके साथ इतना है तो इसके साथ कितना होगा, है ना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। दूसरा और तीसरा टाइप का क्वेश्चन सेम है। अब एक और क्वेश्चन है जो आपका स्कूल एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्कूल एग्जाम के अंदर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो मैं आपको करवा रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन। इसको अच्छे से समझना। यस दादा, सारे लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। ये क्वेश्चन वो है जो आपके स्कूल एग्जाम में पूछा जा सकता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये। यस, आइए सब लोग देखें स्क्रीन पर। लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन इसको हम लोग शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे, तोड़ के लिखने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, लिखता है कि 1.08 ग्राम ऑफ कॉपर वायर वॉज अलाउड टू रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। आपके पास कॉपर जो है ना उसका मास कितना है,
सर मेरे पास जो जो लिखा है ना उसको जो जो दिया उसको लिख लो। सर कॉपर का मास है 1.08 ग्राम, बहुत अच्छी बात है। और इसने रिएक्ट किया किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ। ठीक है सर, कर गया, हमें कोई मतलब नहीं उससे। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन वाज ड्राइड एंड इग्नाइटेड विद 1.35 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड वाज ऑब्टेन्ड। अल्टीमेटली जो मुझे काम की चीज दी है इस क्वेश्चन में, ड्राई किया, इग्नाइट किया, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। क्वेश्चन में लिखा गया है कि जो कॉपर ऑक्साइड का मास है, यस, जो मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड है सर लास्ट में, वो कितना मिला मुझे? मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड जो मुझे मिला वो कितना मिला सर? 1.35 ग्राम। 1.35 ग्राम मिला। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप लोग, ये ऑक्साइड बना कैसे होगा? सर ऑक्साइड कैसे बनता है ना सर? ऑक्साइड बनने का सीधा सा एक तरीका होगा सर, आपके पास कॉपर रहा होगा, यस, और कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और सर उससे कॉपर ऑक्साइड बन गया। सर क्या दिक्कत है? यस, यही तो बना है कॉपर ऑक्साइड, इसी तरीके से तो बना होगा। सर क्या दिक्कत है? सर हमारे पास क्वेश्चन में लिखा है कि 1.08 ग्राम कॉपर का मास था और सर कॉपर ऑक्साइड का जो मास है वो 1.35 ग्राम दे रखा है। सर क्या दिक्कत क्या है इसमें? ये इस तरीके से बना है सर। मैंने कहा हाँ, बात बिल्कुल सही कह रहा है। तो तू एक बात बता, यहां से मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा? क्या तू मास ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकता है क्या? बोले हाँ सर, मान लेते हैं ऑक्सीजन का मास x है, तो सर अभी हम लोग लॉ ऑफ मास प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वो मास कंजर्वेशन पढ़ के आए हैं। 1.08 प्लस x इज इक्वल टू 1.35 ग्राम। क्या मैं सही कह रहा हूं क्या? तो यहां से बताओ x की वैल्यू कितनी आई, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आया? बताओ बताओ, ऑक्सीजन का मास कितना आया? ये कितना आ गया? 28, 35 में से 8 गया, कितना मिलेगा भाई? 27। हाँ ओ भाई लोगों, 0.27 ग्राम पक्का ना? ठीक है सर। तो मतलब सर जो कॉपर ऑक्साइड है, ये मैंने क्यों निकाला ऑक्सीजन का मास? ये इसलिए निकाला है कि सर कॉपर ऑक्साइड एक कंपाउंड है, दो चीजों से मिलकर बना है, एक है कॉपर और दूसरा है ऑक्सीजन। उसमें कॉपर का मास इतना है और ऑक्सीजन का मास इतना है, ये हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है? इन अनदर एक्सपेरिमेंट, ये एक एक्सपेरिमेंट था, दिस इज एक्सपेरिमेंट नंबर 1, जो आपको इंफॉर्मेशन दे रखी थी, एक एक्सपेरिमेंट की दे रखी थी। अब उसका मन नहीं भरा अभी भी, वो कह रहा है मैं एक और एक्सपेरिमेंट करूंगा और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर 2.3 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड वाज हीटेड। जो इसने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया है दादा, उसमें मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना दे रखा है? उसमें क्वेश्चन में दे रखा है मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज इक्वल टू 2.3 ग्राम, वॉज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, और उससे 1.84 ग्राम ऑफ कॉपर मिला। क्वेश्चन के अंदर आपको मास ऑफ कॉपर दे रखा है और वो कितना दे रखा है? 1.84 ग्राम। अगर मैं आपसे पूछूं कि मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, तो क्या आप लोग बता सकते हो? हाँ सर बिल्कुल बता देंगे। कॉपर ऑक्साइड है 2.3, उसमें से कॉपर का मास इतना है, तो सर बाकी बचा हुआ मास किसका होगा? ऑक्सीजन का होगा। बताइए। यस यस बताइए, ऑक्सीजन का मास कितना होगा? जल्दी बताओ दादा भाई लोग, ऑक्सीजन का मास कितना होगा? यहां ऑक्सीजन का मास कितना आया? सर 30। 0.46 आ रहा है क्या? हाँ सर 0.46 ग्राम आया सर, ये देखिए सर, बिल्कुल सही। ये इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है और हमसे पता है क्या पूछता है? लिखता है शो दैट द डेटा आर इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। आपको ये प्रूव करना है, आपको ये प्रूव करना है कि ये जो डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग सही है। अब बच्चे को यही नहीं समझ में आता कि उसको एक्चुअली क्या प्रूव करना है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये कहता है कि आप किसी भी सब्सटेंस को कितने भी मेथड से बनाओ, उसके एलिमेंट का मास परसेंट सेम होता है। आप इस क्वेश्चन पे आइए, इस क्वेश्चन में कॉपर ऑक्साइड को दो मेथड से बनाया गया था। दिस वन इज द फर्स्ट मेथड एंड दिस वन इज द सेकंड मेथड। दोनों मेथड से आपने कॉपर ऑक्साइड बनाया। अगर मैं प्रूव कर दूं कि यहां इस मेथड में जितना मास परसेंट कॉपर का है, उतना ही मास परसेंट कॉपर का यहां है, जितना मास परसेंट ऑक्सीजन का यहां है, उतना ही मास परसेंट ऑक्सीजन का यहां है, दैट मींस ये प्रूव हो जाएगा कि सर ये जो डेटा है ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग सही है। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो क्या? अब आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट होगी, मैं आपको बोल रहा हूं। और अब अगर आप क्लास में अटेंटिव होकर नहीं बैठोगे तो आपको मैं बताऊं फिजिकल केमिस्ट्री बहुत बुरी लगने वाली है ना, और तुम मुझे गालियां देना स्टार्ट करने वाले हो, क्योंकि अब से फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है ना। अब
वो पीछे वाला पोर्शन भूल जाओ जहां बहुत आसान आसान चीजें चल रही थी। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? क्या आप लोग समझे क्या कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन के अंदर? यस। तो अगर मुझे इस क्वेश्चन में अगर मुझे निकालना हो मास परसेंट ऑफ कॉपर, अगर मुझे इस क्वेश्चन में मास परसेंट ऑफ कॉपर निकालना हो तो कैसे निकालूं? सर बहुत आसान है सर, वो आएगा मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास मतलब किसका मास? कॉपर ऑक्साइड का मास। सर कॉपर ऑक्साइड ही तो है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड, है ना? तो टोटल मास इंटू 100%। सर मेरे पास कॉपर का मास कितना है? सर क्वेश्चन में कॉपर का मास दे रखा है 1.08। सर मेरे पास टोटल मास कितना है? 1.35 इंटू 100%। फटाखट बताओ ये परसेंटेज कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ। एस, और इस वाले मेथड में भी, इस दर वाले मेथड्स में भी मैं क्या कर रहा हूं? मास परसेंट ऑफ कॉपर निकाल रहा हूं। कैसे सर? मास ऑफ कॉपर कितना? 1.84 डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना है? 2.3 इंटू 100%। बताइए ये कितना आ रहा है? फर्स्ट वाले में कितना परसेंट आ रहा है, जल्दी बताओ। अरे जल्दी बताओ, क्या 80%? कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर ये 80 आ रहा है। सबका 80 आ रहा है क्या दादा? सबका 80 आ रहा है क्या? पक्का? मैं आपके भरोसे 80% लिख रहा हूं सर। इस केस में कॉपर का मास परसेंट 80% आया, इस वाले में भी 80 आएगा। सॉल्व करके देख लेना। अगर कॉपर का मास परसेंट 80 है तो मुझे एक बात बताओ, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? अरे सर वो 100 में से 80 माइनस कर दो, क्या दिक्कत है? सर वो 20% होगा। क्यों? अरे सर कॉपर ऑक्साइड दो चीजों से मिलकर बना है, एक कॉपर दूसरा ऑक्सीजन। अगर कॉपर 80% है तो 20% कौन हुआ? ऑक्सीजन हुआ। सर सिंपल है सर, कोई बोल ही नहीं रहा भाई। हो गया काम, मैंने प्रूव कर दिया कि दोनों केसेस के अंदर जो कॉपर का मास परसेंट और ऑक्सीजन का मास परसेंट है वो सेम है। इसका मतलब सर ये जो डेटा दिया है ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग सही है। सर बोलना पड़ेगा आपको। क्या आपको क्लियर हुआ? क्या क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या? दादा बताना पड़ेगा यार, नहीं नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, बोलना पड़ेगा आप लोगों को। यस, आपको बताना पड़ेगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया क्या आपको? आपको जल्दी बताना पड़ेगा। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? मैंने दोनों केसेस के अंदर कॉपर और ऑक्सीजन का मास निकाल लिया, मास परसेंट निकाल लिया, परसेंटेज निकालते क्वेश्चन सॉल्व हो गया। डन लिख दो अगर हो गया है तो। यस डन लिखो अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया है, समझ में आ गया है तो डन लिखो। और फिर एक और क्वेश्चन इस तरह का, एक और क्वेश्चन। यस एक बार के लिए मैं वापस रिपीट कर देता हूं, देख लो। मेरे पास कॉपर का मास कितना था? 1.08 ग्राम। और क्वेश्चन में दे रखा था कॉपर ऑक्साइड कितना बना? 1.35 ग्राम। इसका मतलब ऑक्सीजन कितना रहा होगा? 0.27 ग्राम। क्योंकि कॉपर ऑक्साइड दो चीजों से मिलकर बना है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो मैंने कॉपर ऑक्साइड का मास निकाल लिया। ठीक है सर, यहां से मैंने मास परसेंट ऑफ कॉपर निकाल लिया। कॉपर का मास डिवाइड बाय टोटल मास, वो मास परसेंट आया 80%। जो बाकी 20% बचा वो कौन है? सर ऑक्सीजन है। वैसे ही जो दूसरा मेथड दे रखा था, दूसरे मेथड से भी आपने कॉपर ऑक्साइड बनाया, उसमें कॉपर ऑक्साइड था 2.3 ग्राम, कॉपर का मास था 1.8 ग्राम। यहां से मैंने ऑक्सीजन का मास निकाल लिया, यहां से मैंने कॉपर का मास परसेंट निकाला, वो भी 80% मिला। और मैंने कहा दोनों मेथड में ही कॉपर का मास परसेंट सेम है, ऑक्सीजन का मास परसेंट सेम है, दैट मींस लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन फुलफिल हो रहा है। ऐश करो। और ऐसा सिमिलर बिल्कुल सेम क्वेश्चन, ऐसा का ऐसा, बिल्कुल ऐसा का ऐसा सेम क्वेश्चन और है जो मैं आप लोगों की स्क्रीन पर लिख रहा हूं, ये वाला। अब तुम बता दो इस क्वेश्चन को यहां पर करवाना है या फिर बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आप एक बार के लिए घर जाके सॉल्व करना चाहते हो। इट्स योर चॉइस, जैसा आप लोग कहोगे मैं वैसे करवा दूंगा, जैसा आप लोग करोगे वैसे समझा दूंगा मैं। बेटा नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन का कोई काम नहीं है, ये तो सिर्फ रिएक्शन दे रखी है कि कॉपर ऑक्साइड से कॉपर कैसे बिना। आप लोगों को रिएक्शन नहीं बता, वो रिड्यूसिंग एजेंट है ना? मैं कहूंगा कि हाइड्रोजन या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो वो अननेसेसरीली आप कंफ्यूज होगे। उसका कोई काम नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, वो सिर्फ मेथड बता रहा है कि कॉपर ऑक्साइड से कॉपर कैसे बना और एक बार कॉपर ऑक्साइड कैसे बना, है ना? दैट्स ऑल, और कुछ नहीं कर रहा, है ना? सर पर मास ऑफ ऑक्सीजन डिफरेंट है, मास की बात नहीं हो रही बेटा, मास परसेंट की बात हो रही है।
यार तुम लोग, पवन भाई क्या बात कर रहा है यार दादा। मैंने कब कहा कि मास सेम होगा? मैं नहीं कह रहा हूं मास सेम होगा, मैं कह रहा हूं मास परसेंट सेम होगा। यहां पर ऑक्सीजन का मास परसेंट 20 है, यहां पर भी ऑक्सीजन का मास परसेंट 20 है। परसेंटेज निकालना है, मास नहीं निकालना। एब्सोल्यूट मास की बात नहीं हो रही, मास परसेंट सेम रहेगा, है ना। हाँ सर, मास परसेंट निकालना एक बार फिर से बताइए बेटा। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? खुद का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास। देखो, अगर मुझे कॉपर का मास परसेंट निकालना है, दैट मींस कॉपर का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना? 1.35। कॉपर प्लस ऑक्सीजन, ये तो है टोटल मास। तो खुद का मास डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100%, दैट इज मास परसेंट। ठीक है सर, अगर हम दोनों एक्सपेरिमेंट में कॉपर और ऑक्सीजन का मास का रेशियो निकाल लें, उससे भी कर सकते हो, बिल्कुल सही है शिवोहम। हाँ बिल्कुल, मास परसेंट भी निकाल सकते हो, इट्स योर चॉइस, है ना। मास का रेशियो भी निकाल सकते हो, वो भी सही है ना। दोनों ही सही है बेटा। हाँ रेशियो भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। श्रेय बेटा मैंने वापस समझा दिया है। सर इट इज रिटर्न सी इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। लोग नहीं समझ रहे हो, जो समझाने वाली बात है ना वो नहीं समझ रहे हो तुम। कॉपर वॉज हीटेड नहीं बेटा, कॉपर ऑक्साइड वॉज हीटेड। कॉपर ऑक्साइड को जब आप हीट करते हो ना हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, तो हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है वो, और कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है, तो कॉपर बन जाता है ना। वो पता नहीं तुम उस पर क्यों जा रहे हो। वो मैंने कह दिया कि उसको अभी नहीं देखना है, मतलब उसका काम ही नहीं है। तुम्हें जो मैंने क्वेश्चन समझाया है, वो जो फीलिंग समझाई, उस फीलिंग्स को समझो। यस हाँ बेटा, रेशियो भी निकाल सकते हो। ऑक्सीजन का मास कैसे निकाला वो मैं 3 बार बता चुका हूं बेटा। रेशियो वाले में डाउट है, मेरे हिसाब से मैं बता दिया। मतलब मास परसेंट क्यों लिया समझ नहीं आया बेटा। मास परसेंट इसलिए लिया, आप चाहे तो ये कह दो कि मास का रेशियो सेम रहता है, या फिर ये कह दो कि मास का परसेंटेज सेम रहता है। दोनों एक ही बात है ना, दोनों एक ही बात है। रेशियो निकालो भले ही परसेंटेज निकालो, दोनों सेम है। परसेंटेज निकालना जो होता है वो थोड़ा आसान होता है, मैं आपको सही बताऊं तो, है ना। जब आप लोग अच्छे क्वेश्चंस करोगे ना, तो उसमें परसेंटेज से ही क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें पीबीओ2 का परसेंटेज दे दिया, देखो, है ना। ऑक्सीजन किसका परसेंटेज दिया? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया। दिस इज मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, है ना। इसने परसेंटेज दे दिया, है ना। तो क्वेश्चंस में जनरली वो क्या करता है, मास परसेंट देता है। इस वजह से मैंने उस क्वेश्चन में भी आपको मास परसेंट निकालना सिखाया, है ना, क्योंकि हो सकता है मास परसेंट आपको क्वेश्चंस में गिवन हो। समझ रहे हो मेरी बात को? यस डन है क्या? अरे बोलो यस यस। चले आगे चले। या तो ये वाला क्वेश्चन एक बार बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, देखो इसमें भी यही कह रहा है, लेड जो है इतना ग्राम लेड है, वो इतना ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके ये बना रहा है। आप तो सिर्फ एक काम करना, लेड का परसेंटेज निकाल लेना, ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल लेना, और दूसरी बार ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया हुआ है, अब की बार एक बार ही परसेंटेज निकालना है, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, है ना। ये तो उससे आसान है बल्कि, है ना। ये वाला क्वेश्चन तो उससे आसान है सर। एक बात बताइए सर, क्या इसकी भी कोई लिमिटेशंस हैं क्या? क्या इसकी भी कोई लिमिटेशंस हैं क्या? क्या इसकी भी कोई लिमिटेशंस हैं क्या? हाँ एंड ओ, पागल वागल हो गए हो क्या? एंड क्या? अभी आधा घंटे से ज्यादा टाइम बचा है, शर्म वरम कर लो, है ना। एंड कुछ भी है? हाँ, क्या इसकी भी कोई लिमिटेशंस हैं क्या? और एंड तो मैं वैसे ही नहीं करता आज, है ना। जो आपकी शुरू की 3 क्लासेस हुई ना, तो मेरे पास एक हल्का सा डेटा शेयर हुआ, है ना। जो बैकएंड पे टीम बैठती है ना, उन्होंने मेरे पास एक हल्का सा डेटा शेयर किया। जो अपना फर्स्ट वीक में 3 क्लास हुई थी ना, 3 क्लास के बाद हर 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 वीक के बाद ना हमारे पास एक डेटा आता है ना। तो डेटा में यह आया कि सर कुछ बच्चों ने ऐसा ना 3 क्लासेस में बहुत कुछ जज कर लिया आपके बारे में। मैंने कहा यार मतलब इतने ब्रिलियंट बच्चे हैं क्या, 3 क्लास में ही जज कर लिया? बोले हाँ सर, है ना। बहुत कुछ जज किया सर उन्होंने, है ना। और मतलब जजमेंटल तो इंसान होता ही है ना। और मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि इंसान दूसरे के केस में सबसे बड़ा जज होता है, खुद के केस में सबसे बड़ा वकील होता है ना। खुद की जहां पर गलती होगी इंसान खुद को बचाने की कोशिश करेगा, उसकी पैरवी करेगा, और दूसरे की जो होगी उसमें सबसे पहले उसको जज करता है ना। तो आप लोगों ने क्या जज किया, मैं आपको एक हल्का सा एग्जांपल देता हूं, है ना। जो कुछ मेरे पास जो कमेंट्स वगैरह शेयर हुए मेरे पास, मुझे एक्चुअली एक्चुअली मुझे दुख हुआ थोड़ा सा ना। तो मैंने कहा यार मैं क्लास में एक बार डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ कि ऐसी मतलब
है ना, ऐसी मतलब पता नहीं क्या चीज हो गई। एक कमेंट आया कि साहब बहुत सारा टाइम जो है वो इररिलेवेंट टॉक्स में वेस्ट कर देते हैं। तो सिर्फ शुरू की 3 क्लास, ये ना इस वीक की बात नहीं हो रही है ना, शुरू की 3 क्लास की बात कर रहा हूं कि बहुत सारा टाइम इररिलेवेंट टॉक्स में वेस्ट होता है। उसने लिखा कि वो सिर्फ कमेंट्स को रीड करते हैं और सिर्फ क्लास में कॉमेडी करते हैं, क्लास में पढ़ाते नहीं है, डज नॉट टीच द एक्चुअल पोर्शन। मैं आपको बताऊं, ये जो कमेंट है ना कि क्लास में पढ़ाते नहीं है, मेरे 12 साल की टीचिंग करियर के अंदर ये पहली बार हुआ है। पहली बार मतलब कि जब ये बोला गया हो, किसी ने ऐसा बोला हो। हाँ, जनरली क्या होता है ना, बच्चा ये बोलता है कि सर सर आप बहुत पढ़ाते हो, ज्यादा पढ़ाते हो, पूरा टाइम पढ़ाते ही रहते हो, मतलब जनरली ऐसा कमेंट आता है। तो मेरा एकदम से दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा यार, इररिलेवेंट टॉक्स, पहली क्लास में हम लोगों ने केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है, केमिस्ट्री कैसे सीखनी है, केमिस्ट्री में क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं, 10th से 11th में क्या डिफरेंस है, हम लोगों ने इन चीजों के बारे में बात करी। उसको इररिलेवेंट टॉक्स नहीं बोलते हैं भाई, वो बहुत काम की चीज है। फिर उसके बाद देखो, नॉट एक्सप्लेनिंग डीपली, टाइम वेस्ट करते हैं क्लास में, डीपली एक्सप्लेन नहीं कर रहे। शुरू की 3 क्लास के अंदर आई कैन गारंटी यू, तुम इस देश के अंदर क्लास 11th के जितने भी बैचेस चल रहे हैं, आई कैन गारंटी यू, ऑफलाइन और ऑनलाइन, गारंटी दे रहा हूं, जितने बैचेस चल रहे हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्लास 11th के, जितना बेसिक से और जितना जीरो से यहां स्टार्ट हुआ है तुम्हारा, तुम किसी बैच में लिख बता दो कि ऐसा किस बैच में हुआ है, किसी भी बैच में बता दो तुम। मैं सिर्फ ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा, तुम इस देश में जो क्लास 11th के ऑफलाइन के भी जो बैचेस चल रहे हैं उसमें भी कंपेयर करके बता दो, लेकिन गारंटी नहीं मिलेगा। और उसमें भी अगर तुम्हें लग रहा है दैट्स लाइक बहुत, पता नहीं मैं उस पर क्या रिएक्ट करूं, मुझे नहीं। और ये 3 क्लास में आपने जज कर लिया कि राहुल डूडी सर बहुत बेसिक पढ़ा रहे हैं, वो एडवांस नहीं पढ़ा रहे हैं। अबे तुम लोग जानते भी हो एडवांस का मतलब क्या होता है भाई? आप लोग जानते भी हो मतलब एडवांस का मतलब क्या होता है? आपको क्या लगता है 3 क्लास के अंदर तुम एडवांस का क्वेश्चन करने लग जाओ? जिस दिन 3 क्लासेस में मैं तुम्हें क्लास 9th का ये सिखा रहा हूं कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, कंपाउंड क्या है, तुम उसमें झूल रहे हो, मिक्सचर क्या है, तुम्हें वो नहीं समझ में आ रहा और तुम्हें लग रहा तुम एडवांस का क्वेश्चन 3 क्लास में करवा दूं मैं तुम्हें। मतलब दिस इज कॉल्ड एज जजमेंटल होना, इसी को जजमेंटल होना बोलते हैं। हमने 3 क्लास में जज कर लिया कि ये टीचर हम एडवांस नहीं पढ़ा रहा। व्हाट द हेल इज दिस, मतलब क्या भाई? भाई बहुत लंबी कहानी है, तुम मेरे साथ बहुत लंबा टाइम बिताने वाले हो, है ना, पसीने आ जाएंगे थोड़े दिनों बाद में, तुम रुकना तो सही, आज ये वाले क्वेश्चंस करवाएं, है ना, और नेक्स्ट क्लास में आना, फिर तुम्हें पता लगेगा ना धीरे धीरे कि तुम किस लेवल की बात कर रहे हो। तो मैं आप लोगों से बोलूंगा यार कि इतना एकदम से ना और दूसरी चीज, स्लो चल रहा है सिलेबस। अरे यार सिलेबस का तुम्हें क्या टेंशन है यार? सिलेबस का क्या टेंशन है तुम्हें? साला तुमसे ज्यादा टेंशन है मुझे सिलेबस की। मुझे पता है कब पेस बढ़ाना है और कब नहीं बढ़ाना है। मैं आप लोगों से मैं पहली क्लास से एक ही चीज बोल रहा हूं, इट्स योर चॉइस, आप किस प्लेटफॉर्म से पढ़ना चाहते हो, किस बैच से पढ़ना चाहते हो, किस टीचर से पढ़ना चाहते हो, इट्स योर चॉइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बार अगर आप बैच में आ गए, फिर उसके बाद आप टीचर को यह मत बताओ कि धीरे पढ़ाओ, फास्ट पढ़ाओ, स्लो चल रहा है, बेसिक चल रहा है। तुम्हें कैसे पता है कि वो टीचर आगे आने वाली 5 क्लास में क्या करने वाला है? उसने अपने दिमाग में कर रखा है ना। तुम्हारी उम्र 15 साल है, 16 साल की लगभग तुम्हारी उम्र होगी इतनी, 12 साल मुझे भी हो गए पढ़ाते हुए। थोड़ा टाइम दो बैच को, है ना, थोड़ा टाइम दो टीचर को, इतना जल्दी एकदम से हार मत मानो, बिखर गए ये तो ऐसे हो रहा साहब, हमसे तो एडवांस का क्वेश्चन नहीं हो रहा। अबे 3 क्लास में एडवांस का क्वेश्चन कर लेगा तो कुछ भी, है ना। अलग सर ने जब बैच लॉन्च किया था ना, है ना, अलग सर ने बैच लॉन्च किया था ना, उसमें मेरा इंट्रोडक्शन देखा था आप लोगों ने? किस तरह से इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने? एक ऐसा टीचर जिन्होंने सीरियस स्टडी से, सीरियस पढ़ाई से बच्चों के सिलेक्शन करवाया,
अलग सर के मुंह से ये बहुत कम सुनोगे कि कोई टीचर सीरियस पढ़ा रहा है ना, और फिर तुम उस क्लास में आके कहते हो कि सर तो टाइम पास करते हैं, कॉमेडी करते हैं। भाई मतलब ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, है ना। तुम्हारे जो सीनियर है ना, जो जो इस बैच से पढ़ के गए, 4 साल से मैं अर्जुना बैच ले रहा हूँ, 4 साल से ना लगातार। तो जो तुम्हारे सीनियर है उनसे, जो पढ़ के गए, उनसे पूछना कि क्लास में कितना टाइम वेस्ट होता है और कितना पढ़ाया जाता है। अभी तुम्हें टाइम वेस्ट इसलिए लग रहा है सिर्फ क्योंकि बहुत आसान चीजें चल रही है। तो तुम में से कई लोग जिनको वो चीजें आती हैं, तुम्हें लगता है कि ये टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन वो टाइम वेस्ट नहीं है भाई। तुम्हारा ही कोई साथी दूसरा बच्चा होगा जिसको वो नहीं आती। मेरी क्लास में सब लोग बैठे हैं, मुझे सबको पढ़ाना है, सिर्फ आपके अकॉर्डिंग क्लास नहीं चल सकती, है ना। तो वो आपको लग सकता है कि क्लास में टाइम वेस्ट हुआ था, लेकिन वो टाइम वेस्ट नहीं था। वो किसी बच्चे ने बहुत अच्छी चीज सीखी है उससे। हालांकि ये बहुत कम कम बच्चे थे ऐसे, मैं नहीं कहूंगा कि आप सब लोग ऐसे थे, मैक्सिमम बच्चे ऐसे थे कि सर बढ़िया मजा आ रहा है। कुछ बच्चे थे ऐसे, और जो हो सकता है कि मतलब शायद मैं उनको नहीं समझ पाया, है ना। लेकिन मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, अगर आपके मन में भी ऐसा कोई डाउट है ना, और अगर आप उनमें से हैं, आपके मन में भी अगर ऐसा डाउट है, आई कैन गारंटी यू आपको ऐसा फील नहीं होएगा मुझे नहीं समझ में आया, एक्चुअली मुझे नहीं समझ में आया कि ऐसा ऐसा क्यों हुआ कि आप लोगों को लिखना पड़ा कि क्लास में टाइम वेस्ट हो रहा है और बातें फालतू की बातें चल रही। मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया, क्योंकि मेरे साथ कभी नहीं हुआ ऐसा, कभी नहीं बोला ऐसा। जबकि उल्टा बोलते हैं बच्चे मेरी क्लास में कि सर बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं, सर बातें नहीं करते, जोक्स क्रैक नहीं करते, है ना, बहुत सीरियस होकर पढ़ाते हैं, मतलब ऐसा होता है। और तुम एकदम से उल्टा हो गया, है ना। तो अगर आई एम सो सॉरी अगर आपको ऐसा फील हुआ है, लेकिन आई विल मेक श्योर कि ऐसा नहीं होगा आगे से, है ना। आपको क्लास एक्चुअली वो लगेगी रेलिवेंट कि हाँ मतलब सही चल रहा है। और जो बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है ना, मैं आपको बताऊं, मजा आएगा आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने में। फिजिकल केमिस्ट्री मुश्किल है, मैं मानता हूं, है ना, लेकिन जब एट द एंड जब आप पेपर देने बैठोगे और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो उसमें केमिस्ट्री में क्वेश्चन तुम्हारे सबसे ज्यादा होंगे। मुश्किल लगेगी तुम्हें, धीरे धीरे केमिस्ट्री बहुत आसान लगने वाली है। और जब तुम क्लास 12th में जाओगे ना, तब तुम्हें एक्चुअली मेहनत पता लगेगी, तुमने 11th क्लास में कितनी मेहनत करी अपनी केमिस्ट्री के ऊपर या फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर। उसका असली असली जो मेहनत है ना, वो 12th में पता लगती है ना। तो थोड़ा विश्वास रख के पढ़ो क्लास में, मैं तो आपसे ये कहूंगा यार, है ना। बाकी ठीक है, मतलब जिन लोगों को ऐसा लगा उनको आगे से नहीं लगेगा, मतलब यही कह सकता हूं, है ना। और मैं हो सकता है कि शायद भावनाओं में आके कोई 2-4 किस्सा सुना दिया हो मैंने तुम्हें लगा हो कि टाइम पास हो रहा है ना। ठीक है, हो सकता है कई बार क्लास को ना थोड़ा सा इंगेजिंग बनाने के लिए भी ऐसा करना पड़ता है ना। सिर्फ 2 घंटे क्लास पढ़ाओ तो ना थोड़ा सा बोर हो जाता है बच्चा। और जब आप 11th क्लास से 10th से 11th में आते हो तो आपको इतनी ज्यादा पढ़ने की आदत नहीं होती, है ना। तो मेरा मानना ये होता है कि धीरे धीरे उस आदत को बनाया जाए, है ना। और वो धीरे धीरे आदत बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, है ना। यस, ठीक है, आ जाओ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की लिमिटेशंस, है ना। और लिमिटेशन में सबसे पहले लिमिटेशन मैं आपको लिखवा रहा हूं कि दिस लॉ इन, या फिर ऐसे लिख दो, इन केस ऑफ आइसोटोप्स, है ना। आइसोटोप्स के केस में सर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। इन केस ऑफ आइसोटोप्स दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। यस, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। हालांकि ये इन केस ऑफ आइसोटोप्स दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, है ना। सर कैसे? जैसे मान लो एक ने लिखा H2O, H2O के अंदर उसने कहा कि सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बाय मास रेशियो 1:8 है। एक बच्चा कहता है सर हाइड्रोजन ही तो है, मैं हाइड्रोजन की जगह उसका आइसोटोप लिख दूं, क्या D2O लिख दूं, क्या ये रेशियो अभी भी 1:8 रहेगा? मैंने कहा नहीं ना ना मुन्ना ना, ये गलत बात है। अगर आपने आइसोटोप लिख दिया उसकी जगह तो रेशियो चेंज हो जाएगा। सर वो रेशियो सेम नहीं रहेगा सर, ये कितना हो जाएगा 4:16, और सर ड्यूटेरियम का तो 2 होता है ना एटॉमिक मास, सर ये रेशियो 1:4 हो जाएगा। सर दोनों केस में रेशियो सेम नहीं रहा, ध्यान रखना इस बात का। H2O है अगर तो हाइड्रोजन का हाइड्रोजन ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कह दो सर ये भी तो हाइड्रोजन ही है। सर मैंने कहा भाई ये हाइड्रोजन है तो सही, ये लेकिन ये वाला हाइड्रोजन नहीं है, ये हाइड्रोजन का बड़ा वाला भाई है ना, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है। तो आइसोटोप्स के केस के अंदर ये रेशियो चेंज हो जाता है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आइसोटोप्स के केस के अंदर एप्लीकेबल नहीं होता। समझो इस बात को। यस, क्या मैं सही कह रहा हूं? तो बोल ही नहीं रहा, अरे बोलो तो सही है ना। हाँ ठीक है सर। एक और चीज है ना, एक और चीज, इसको जितना लिखा है ना उतना ही ध्यान रखो ना, इस पर ज्यादा दिमाग मत लगाना आप लोग। दूसरा ये वाली चीज हो सकता है आप लोगों ने नाम सुनी हो आज से पहले, है ना, नॉट एप्लीकेबल फॉर, है ना। ये हो सकता है आप लोगों ने आज से पहले नाम सुना हो, नॉट एप्लीकेबल फॉर
नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स। ये इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे आप लोग, लेकिन मैं समझा दूंगा तुम्हें होता क्या है। नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स। अरे सर ये कौन सी बला है नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स, ये तो हमने नाम सुना ही नहीं आज से पहले। मैंने कहा मैं बताऊंगा ना यार, क्या दिक्कत है। देखो आप लोगों ने अभी तक जो भी कंपाउंड के बारे में पढ़ा है ना, वो ऐसे कंपाउंड पढ़े हैं, H2O, CO2, NH3, HCl, H2SO4, है ना। ये जो नंबर है, ये नंबर हमेशा आपको फिक्स वैल्यू मिली है कि हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 1 एटम, हाइड्रोजन के 3 एटम, नाइट्रोजन का 1 एटम, फिक्स नंबर ऑफ एटम्स मिले। जब आप लोग केमिस्ट्री में आगे बढ़ोगे ना, तो आपको कुछ कंपाउंड्स ऐसे दिखेंगे जहां पर ये रेशियो फिक्स नहीं होगा, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। एक कंपाउंड है AB 1.1 से 2.1, ऐसा। जहां पर एटम्स का नंबर फिक्स नहीं होता, उनको हम लोग नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स बोलते हैं। समझो इस बात को। जैसे ऐसे लिखा है, टाइटेनियम का हाइड्राइड है 1.3 से 1.6, ऐसे लिखा है। जहां पर एटम्स का नंबर फिक्स ही नहीं होता, एग्जैक्ट पता ही नहीं है कि सर ये 1.3 है कि 1.4 है कि 1.5 है कि 1.6 है, सर एक रेंज में है। यस, एक रेंज में है। तो जहां रेंज दी हुई होती है, दोज आर कॉल्ड एज नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स। बताओ क्या मैं सही कह रहा हूं क्या? ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स बोलते हैं, जहां पर एटम्स का नंबर फिक्स नहीं होता। अगर ऐसा है तो सर वहां आप लोग लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की बात नहीं करोगे। ये लिखा हुआ तुम्हारे सामने, EIH 1.3 से 1.6, ये एग्जांपल लिखा है तुम्हारे सामने। यस, तो ये उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होता, है ना। अब ये बनते कैसे हैं, है ना। आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये जो रेशियो है सर ये फिक्स क्यों नहीं है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप लोग पढ़ोगे इसको आगे ना, केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा, एग्जांपल्स वगैरह सब कुछ पढ़ोगे, क्यों बना, कैसे बना, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सब कुछ आएगा। लेकिन जहां पर भी ऐसा लिखा हुआ मिल जाए ना, वहां देख लेना, वहां पर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं काम में आएगा। बस इतना सा ध्यान रखो, है ना। तो अब देखो, ये जो विश्वास है ना कि सर ने बोल दिया कि बस इतना सा ध्यान रखना है, बस इतना ही ध्यान रखना है, ये विश्वास ही ऐसी चीज है जो मिसिंग है, मैं आपको बताऊं ऑनलाइन टीचिंग के अंदर। और ये विश्वास तुम्हारे अंदर जिस दिन आ गया ना, है ना, ऐसा बोला जाता है कि दादा विश्वास ना एक साधारण इंसान से बहुत असाधारण चीजें करवा देता है ना। मांझी को अपने ऊपर विश्वास था, पहाड़ काट दिया यार। देख रहे हो तुम, विश्वास कितनी बड़ी चीज है ना। तो ये विश्वास तुम्हें थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, बस इतना कर लो। बाकी जब तुम किसी इंसान पे विश्वास करते हो ना यार, तो वो उसको जिम्मेदारी का एहसास होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, और वो आप लोगों के लिए और ज्यादा मेहनत करेगा, है ना। होता ना कि मान लो यार दोस्त है, आपने उसको तू भाई है यार, तूने बोल दिया मतलब ठीक है, बोल दिया काम खत्म, तेरी बात पे विश्वास है। जब अगर ऐसी फीलिंग आप किसी को दिलवा सको, तो मैं आपको बताऊं सामने वाला बहुत कम होगा ऐसा, अगर वो समझदार इंसान है और एक्चुअली अगर वो इंसान है, तो विश्वास को और ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश करेगा, वो धोखा देने वाली प्रवृत्ति उसकी नहीं होगी, है ना। तो ये विश्वास आपको थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा ऑनलाइन टीचिंग के अंदर खास तौर से। तो इसी के साथ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है ये भी मैंने खत्म कर दिया, और मैं आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की तरफ ले जाना चाहता हूं, है ना। मैं आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की तरफ ले जाना चाहता हूं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की तरफ ले जाना चाहता हूं। ये तीसरा लॉ है बेटा। अब ये वाला जो लॉ है ना, इसके क्वेश्चंस मैंने डीपीपी में डाले हैं, है ना। अभी हमारे पास टाइम भी है, वैसे टाइम की तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके डीपीपी में भी मैंने क्वेश्चंस डाले हैं। तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन तो हमें करना ही है ना, क्योंकि वरना डीपीपी सॉल्व नहीं होगी। ये बहुत आसान है, ये वाला भी देखिए। ये जो इतनी लंबी चौड़ी लाइन लिखी है ना, ये लाइन सिर्फ और सिर्फ आपके स्कूल एग्जाम के लिए है। मैं आपको बताऊं, ये वाला लॉ किसने दिया था? जॉन डॉल्टन ने दिया था, ठीक है, ये हमसे कोई नहीं पूछेगा। ये जो 3 लाइन लिखी है, ये सिर्फ और सिर्फ स्कूल एग्जाम के लिए है। सब जब मैं समझाऊंगा ना, तो आपको इस लाइन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यस, आप समझ लो। देखो आओ, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं, है ना। मैं इसको एक बार के लिए यहां से हटा रहा हूं, और मैं आपको, अरे ये तो 2 स्लाइड आ गए। हाँ, मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं, है ना। वो एग्जांपल देते तुम्हें कहानी समझ में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 एलिमेंट है, एक एलिमेंट है हाइड्रोजन और दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। जब भी मैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात करूंगा, सुनना मेरी बात, एक एक चीज को बहुत ढंग से सुनना। जब भी मैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात करूंगा, मैं हमेशा 2 एलिमेंट के बारे में बात करूंगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब 2 एलिमेंट्स, बस। मैं सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स के बारे में बात करूंगा।
मेरे पास दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सोचो, ये दोनों एक दिन इनका मन किया यार एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। एक दिन इन दोनों ने आपस में रिएक्ट करके वाटर बनाया, H2O बना दिया। ठीक है, कोई बच्चा ये बोलेगा सर इनके कॉम्बिनेशन से H2O2 भी बन सकता है, इसको आप लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं। बिल्कुल बन सकता है। दो एलिमेंट आपस में कंबाइन हुए, सुनिएगा, दो एलिमेंट आपस में कंबाइन हुए और दो अलग अलग कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। हां, कर दिया सर। मैंने आपसे पूछा एक बात बता बेटा, इस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बाई मास रेशियो कितना है? कहता है सर 216 है। और इसके अंदर सर 232 है। ठीक है, दोनों के अंदर आपने एलिमेंट्स का बाई मास रेशियो निकाल लिया। ठीक है सर, निकाल लिया। एक चीज आपने नोटिस करी, इन दोनों कंपाउंड में हाइड्रोजन का जो मास है वो सेम है। देखो, कांस्टेंट है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है। इन दोनों कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट होएगा। ठीक है सर, है। अगर इस कांस्टेंट मास के साथ जो दूसरे एलिमेंट का मास रिएक्ट कर रहा है, दूसरा एलिमेंट कौन? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन के मास का रेशियो मैं आपसे पूछूं, आप बोलोगे सर ये रेशियो 1:2 आ रहा है। क्या एक होल नंबर रेशियो आ रहा है? हां सर, बिल्कुल आ रहा है। अगर ये रेशियो होल नंबर रेशियो आ जाए, इसका मतलब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फुलफिल हो रहा है। नहीं समझा है नहीं तुम लोगों ने? मुझे पता नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता नहीं समझ में आया होगा। वापस देखो दादा, सबका ध्यान स्क्रीन पे, वापस आओ। आपके पास दो एलिमेंट थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, आपस में रिएक्ट किया, दो कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, एक H2O, दूसरा H2O2। H2O में मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो निकाल लिया, H2O2 में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकाल लिया। इनमें किसी एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट होना चाहिए सर, है। देखो यहां हाइड्रोजन का मास कांस्टेंट है सर, इसमें भी 2, इसमें भी 2। मैंने कहा ठीक। अगर इसका कांस्टेंट मास के साथ दूसरे एलिमेंट का मास का रेशियो निकालोगे, दूसरे एलिमेंट के मास का रेशियो निकालोगे, तो सर वो एक होल नंबर रेशियो होना चाहिए। और अगर एक होल नंबर रेशियो है, इसका मतलब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फुलफिल हो रहा है। सर अगर एक और एग्जांपल मिल जाए तो मैं आपको कह रहा हूं सर मजा आ जाए। मैंने कहा हां बिल्कुल मिलेगा। एक और एग्जांपल देख, आजा। मेरे पास दो एलिमेंट है, कौन कौन? कार्बन और ऑक्सीजन। इन्होंने आपस में रिएक्ट किया। सुनिएगा अच्छे से, वापस एक और एग्जांपल दे रहा हूं। दो एलिमेंट ने आपस में रिएक्ट किया, क्या बनाया सर? एक बार बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड, बनता है कार्बन और ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकता है, CO2 बन सकता है सर, बिल्कुल बन सकता है। मैंने कहा कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर मास का रेशियो, आपने कहा सर 12-16, इधर सर 12-32। क्या किसी एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट है क्या? हां सर, बिल्कुल कांस्टेंट है सर। देखिए ये रहा कार्बन 12-12। इस कांस्टेंट मास के साथ दूसरे एलिमेंट के मास का रेशियो निकालना है, दूसरा जो एलिमेंट है उसके मास का रेशियो निकालना है। और क्या ये रेशियो होल नंबर है? हां सर, होल नंबर है। अगर होल नंबर है, इसका मतलब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फुलफिल हो रहा है। आपको समझना पड़ेगा मेरी बात, मैं जो कह रहा हूं आपसे। बोलिए, क्या ये चीज समझ में आई आपको? यस, या फिर मैं आपको और एग्जांपल दूं क्या? यस, और एग्जांपल दूं? सुनो सुनो, अभी अभी अरे अरे मुझे पता भी नहीं आया भाई, अभी और एग्जांपल देना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं ना, और एग्जांपल देना पड़ेगा अभी। और आओ, नहीं एकदम दिमाग में बिठा दूंगा मैं, भूल नहीं पाओगे। हाँ, भूल नहीं पाओगे। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट थे, इन्होंने आपस में कंबाइन, ये आपस में कंबाइन हुए। एक दिन इन्होंने कंबाइन होकर क्या बनाया? N2O बनाया। ठीक है, दूसरे दिन ये फिर आपस में कंबाइन हुए और इन्होंने N2O3 बना लिया। ठीक है सर, फिर एक दिन बोला यार कुछ और तूफानी करते हैं, N2O4 भी बना लिया। और एक दिन ऐसा हुआ इन्होंने N2O5 भी बना लिया। ये डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बना लिए। मैंने कहा इन सारे कंपाउंड के अंदर इनके मास का रेशियो निकाल ले। कहता है सर नाइट्रोजन के 2 एटम तो मतलब 18, 28 और ऑक्सीजन 16, 28-16 बोले तो 48। ये हो गया सर 28 और ऑक्सीजन के 4 एटम तो 64। और सर ये हो गया 28 और ये हो गया सर 80। मैंने कहा क्या किसी एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट है क्या? आपने कहा सर बिल्कुल कांस्टेंट है। देखिए नाइट्रोजन 28 है सर, नाइट्रोजन का मास कांस्टेंट है। मेरे भाई इस कांस्टेंट मास के साथ जो ऑक्सीजन का मास रिएक्ट कर रहा है उसका रेशियो निकाल।
ऑक्सीजन के मास का रेशियो। एक एलिमेंट का मास तो कांस्टेंट बनाना है और दूसरे एलिमेंट के मास का रेशियो निकालना, बस ये काम करना है। एक का मास कांस्टेंट बना के दूसरे का मास का रेशियो निकाल लो, खत्म। और ये जो रेशियो है 1:3:4:5, क्या ये सारे के सारे होल नंबर है? सर बिल्कुल है, ये होल नंबर रेशियो है। इसका मतलब ये जो सारे कंपाउंड आपके सामने लिखे हैं सर, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फुलफिल कर रहे हैं सर। कोई बोल ही नहीं रहा यार, मैं किसको पढ़ा रहा हूं पता नहीं। पता नहीं तुम लोग समझ भी पा रहे हो या फिर नहीं समझ रहे हो, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा। यस, बोलना पड़ेगा। लेकिन बच्चे के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता है, सर ये तो एक एलिमेंट का मास तो कांस्टेंट है, नहीं हुआ फिर? नहीं हुआ फिर क्या करेंगे? मैंने कहा नहीं हुआ तो बना लेंगे, हम बना लेंगे, नहीं हुआ तो हम बना लेंगे। बोले सर कैसे बनाएंगे, थोड़ा बता दो सर। मैंने कहा जा देख, वो वाला केस भी बताता हूं, है ना, सारे केसेस बता देंगे, तुम चिंता मत करो यार, तुम बस पढ़ो। मान लो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने बगावत कर दी, बोले हम ये नहीं बनाएंगे, हम कुछ और बनाएंगे। क्या बनाओगे बेटा? कहता है सर हम NO बनाएंगे। अच्छा। कहता है सर हम NO2 बनाएंगे। अच्छा। कहता है सर हम N2O बनाएंगे। अच्छा, बना ले भाई, ये भी तो बन सकते हैं। यस, ये भी तो बन सकते हैं। NO2 बना लिया, N2O बना लिया, NO बना लिया। हाँ सर ये भी बन सकते हैं, ये भी बन, ठीक है। नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 32, 28, 16। सर देखो सर आज पकड़े गए हो आप। मैंने कहा कैसे? सर आज किसी भी एलिमेंट का मास कांस्टेंट नहीं है। देखो नाइट्रोजन 14, यहां 28 हो गया, ऑक्सीजन 16, 32 हो गया। सर कांस्टेंट है ही नहीं, आप समझो सर। आप तो कह रहे थे किसी एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट होना चाहिए, यहां तो कांस्टेंट है ही नहीं। अब क्या करेंगे? मैंने कहा नहीं है ना तो मैं बना लूंगा, खुद से बना लूंगा। बोले सर कैसे बनाओगे? मैंने कहा एक बात बता, ये 28 16 जो है ना, इसको मैं 14 8 भी तो लिख सकता हूं। अबे 14 8 भी तो हो सकता है। हाँ सर 28 16 लिखो, 14 8 लिखो, एक ही तो बात है। और जैसे ही 14 8 लिखा, यहां 14, यहां 14, यहां 14, सर नाइट्रोजन का जो मास है वो कांस्टेंट हो चुका है। और इस कांस्टेंट मास के साथ जो दूसरे एलिमेंट का मास है उसका रेशियो निकालो, 2 4 1, होल नंबर रेशियो। दैट्स ऑल, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फुलफिल हो रहा है सर। बताइए, डेफिनेशन को भूल जाओ, डेफिनेशन को भूल जाओ, डेफिनेशन पे मत जाओ, डेफिनेशन पे जाओ ही मत। जो मैंने तुम्हें समझाया क्या वो समझ में आया क्या? दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करवाने, बहुत सारे कंपाउंड्स बनाएंगे। ऑब्वियस है वो सारे के सारे कंपाउंड सिर्फ दो एलिमेंट से ही मिलकर बने होंगे। उन दो एलिमेंट में से किसी एक एलिमेंट का मास तो कांस्टेंट है, उसको हटा दो और जो दूसरा एलिमेंट है उसके मास का रेशियो निकाल लो। अगर वो रेशियो होल नंबर आ रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फुलफिल हो रहा है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं। यस, ये सब कुछ लिखना है। कह रहा है लिखना क्या है, ये सब लिखना था बेटा। आजा डेफिनेशन सिखाता हूं तुझे, है ना। जब तेरे स्कूल में क्वेश्चन आएगा, जब तेरे से पूछा जाएगा कि व्हाट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, उस समय तुझे ये वाली डेफिनेशन लिखनी है। उस समय तुझे ये वाली डेफिनेशन लिखनी है। और डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर, जैसे यहां पर हो रहा था ना, टू एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर, और क्या हो रहा है? टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स। दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे। सर बिल्कुल कर रहे हैं। द masses of one of the element that combines with the fixed mass of the other। कह रहा है सर एक एलिमेंट का मास फिक्स, इस फिक्स मास के साथ जो दूसरे एलिमेंट का मास रिएक्ट कर रहा है, ऑलवेज बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो। वो हमेशा एक होल नंबर रेशियो होगा, ये कहना चाहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एक बार कोशिश करो देखें, एक बार कोशिश करो देखें, अगर तुम्हें समझ में आया हो तो एक बार कोशिश करो देखें। यस, एक बार के लिए इसको लिखो। अभी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, देखो मैं आपको बताऊं, अभी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, अभी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, जो और तुम्हारे डाउट है वो भी क्लियर हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। कुछ 2-3 क्वेश्चंस करवाऊंगा और डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी थोड़ा रुको, ये लिखो एक बार के लिए, है ना, डेफिनेशन लिखो, है ना। फिर उसके बाद 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में करेंगे, है ना। होमवर्क वाले जो क्वेश्चंस है वो मैं क्लास में वापस डिस्कस करूंगा।
ये कंप्लीट पैकेज होता है, देखो, है ना। और ये कुछ डीपीपी में क्वेश्चंस मिलेंगे, ये सब कुछ होके फिर हमें टॉपिक समझना है। हो सकता है मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे दूं जो होमवर्क वाले मुझे पता है तुमसे नहीं होंगे, मुझे पता है, लेकिन मैं ये सोच के वो क्वेश्चन होमवर्क में देना चाहता हूं कि आप उस क्वेश्चन से भिड़ने की आदत डालें। आप क्वेश्चन से लड़ाई तो करने की आदत डालो, अपना दिमाग तो लगाओ, तभी तो आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव में सोच पाओगे कि यार मैं फंसा कहां हूं। आप कुछ अलग सोचोगे, फिर जब मैं क्लास में डिस्कस करूंगा तब आपको अपनी गलती का एहसास होगा, यार मैंने यहां गलती करी थी। आप सीखोगे तभी। मैं क्लास में कितने करवा दूं उससे फायदा नहीं होगा, तुम गलत कर दोगे। जब खुद से करोगे और जहां फंसोगे उसके बाद वहां से सीखोगे, है ना। तो कई बार टीचर होमवर्क के जो क्वेश्चन है वो देने का मोटिव सिर्फ इतना सा होता है कि बच्चा क्वेश्चन घर पे जाके सॉल्व करे, एक बार, दो बार, तीन बार। वो जानबूझ के मुश्किल क्वेश्चन देता है कभी कभी, ताकि वो फंसे, करे, डीपीपी में कोई क्वेश्चन मुश्किल डाल देगा, है ना। तो उसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि आप क्वेश्चन करने की आदत डालो। यस, और फंसो। मैं तो चाहता हूं आप क्वेश्चंस में फंसो, तभी तो सीखोगे। देखो, इस पे सबसे पहली टाइप का जो क्वेश्चन है, सबसे पहली टाइप का जो क्वेश्चन है वो ये वाला इस तरह का पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कंपाउंड दैट आर फॉलोइंग द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कौन फुलफिल करेगा? मैं आपको बता दूं, जब भी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आता है, हमेशा आपको दो एलिमेंट देखने हैं। अगर कहीं पर भी दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपको दिख जाएं तो आप समझ जाना लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है ही नहीं। यहां देखो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, तीन एलिमेंट आगे, हो ही नहीं सकता। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तीन एलिमेंट आगे, हो ही नहीं सकता। सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन, हो ही नहीं सकता। एक ही ऑप्शन बचा, और ये तो अभी हम लोगों ने किया ही, ये तो अभी हम लोगों ने किया ही। यस, अरे बोलो ना, ये तो अभी हम लोगों ने किया ही है, नहीं क्या? अब बच्चा ये पूछ रहा है कि सर इसका यूज क्या है? बेटा इसका यूज ये है, ये तेरे जेई के एग्जाम में पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, तेरा क्या यूज है? तेरे दैनिक जीवन में कहां काम में आ रहा है? नहीं, इसका यूज ये है कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो एप्लीकेशन मत देखो कि को सर क्या, क्यों ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, ये सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे जेई के एग्जाम का पार्ट है ना। इस मेंटालिटी से पढ़ो, मैं आपको ये कहना चाहता हूं। आइए ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन है। यस, ये वाला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने तीन अलग अलग कंपाउंड दे रखे हैं, CO, CO2 एंड C2O3। आपसे पूछा है कि ये कौन से लॉ को फॉलो करेंगे। यस, तो अगर इन तीन कंपाउंड की खास बात क्या है, देखो, ये तीनों के तीनों जो कंपाउंड है दादा, ये किससे मिलके बने हैं? सर ये मिलके बने हैं कार्बन और ऑक्सीजन से। किससे मिलके बने हैं? सर ये तीनों के तीनों कंपाउंड्स कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बने। सर अगर जब भी ऐसा हो जाए ना कि कुछ एलिमेंट्स हैं जो दो एलिमेंट से मिलके बने हैं, तो हमेशा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के लिए सोचा करो। लेकिन सर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लगाएं कैसे, एक बार चेक तो करें। सर यहां कार्बन है 12, ऑक्सीजन है 16। सर यहां कार्बन 12 और ऑक्सीजन है 32। सर यहां कार्बन है 24, सर ऑक्सीजन है 48। अरे सर, किसी एक एलिमेंट का मास तो कांस्टेंट है ही नहीं सर। मैंने कहा यार कांस्टेंट नहीं है तो तू बना ले खुद से कांस्टेंट। कैसे बनाऊं? सर ये जो 24 48 है, सर इसको 12 24 भी तो लिखा जा सकता है सर। और ये देखिए, जैसे आपने 12 12 12 कार्बन का मास कांस्टेंट हो गया। अब आपको ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकालना है। 16 32 24, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 3 24, 243, एक होल नंबर रेशियो आ गया। इसका मतलब सर यहां लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फुलफिल हो रहा है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं। मुझे नहीं पता आप कितना सीखे हैं इस क्वेश्चन से, लेकिन मैंने कोशिश पूरी करी है। यस, मैं कह रहा हूं लोगों के पसीने छूट जाते हैं ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन समझने में और उसके क्वेश्चन सॉल्व करने में। मैं सही बता रहा हूं, आप लोग कर पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। यस, हो गया, वेरी गुड सर। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और हैं जो होमवर्क में भी देना चाहता हूं। ये वाला क्वेश्चन है, ये मैं चाहूंगा आप लोग खुद से करें, घर पे करें भाई, है ना। जब आप घर पे करोगे तभी सीखोगे। ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग घर पे करें। यस, इस क्वेश्चन को आप लोग घर पे करें। एक और क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन। आप लोग चाहें तो मैं इस क्वेश्चन को यहां करवा सकता हूं, ना चाहें तो नहीं करवाते, भले नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं, है ना। इट्स योर चॉइस, जैसा आप लोग कहें। सर यहां पर ऑक्सीजन का ही रेशियो लेंगे। देखो, आप ऑक्सीजन का रेशियो मत लो, आप ऑक्सीजन का मास तीनों जगह पे फिक्स बना के कार्बन का रेशियो ले लो, तब भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट बना के दूसरे एलिमेंट के मास का रेशियो लेना है। मैंने यहां कार्बन का कांस्टेंट क्यों बनाया? क्योंकि वो आसानी से बन रहा था।
वो ये कहे कि नहीं मैं तो ऑक्सीजन के मास ऑक्सीजन का मास कांस्टेंट बनाऊंगा, बिल्कुल बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन का कांस्टेंट बना के फिर कार्बन का रेशियो ले लो, तब भी आंसर सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। सर अगर C3O2 होता तो, बेटा C3O2 आ गया ना दीक्षित, ये अभी जो क्वेश्चन करवाया था C3O2 वाला ही था। सर नेचुरल नंबर क्यों नहीं, दे ऑल्सो फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कब देखा जाता है, जब कोई केमिकल रिएक्शन दी हुई हो, तब जाके हम लोग ये कहते हैं कि रिएक्टेंट का टोटल मास इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। अब मैं कहूं CO2, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, अब कैसे लगाओगे, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही हो तब तो हम लोग लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन बोले, यहां कोई केमिकल रिएक्शन थोड़ी ना हो रही है सर। यस, हाँ। अगर होल नंबर में नहीं आ रहा, इसका मतलब सर वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फुलफिल नहीं कर रहा, सिंपल सी बात है ना। अगर होल नंबर आ रहा है इसका मतलब फुलफिल कर रहा है, नहीं आ रहा मतलब फुलफिल नहीं कर रहा है ना। ऑप्शन नंबर 2 भी तो सही है, नहीं है बेटा सही वही है। एनसीईआरटी लेना जरूरी है, हाँ जी एनसीईआरटी लेना जरूरी है सर। बैसाखी 2 आंसर भी तो हो सकते हैं, नेचुरल नंबर क्यों नहीं। हाँ मेरे हिसाब से ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन वाली जो चीज है मैंने आपको बता दी, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन तब देखना है जब कोई केमिकल रिएक्शन दी हुई हो ना, तब जाके हम लोग लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन देखते हैं, ठीक है दादा। क्योंकि उसी में हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का टोटल मास इक्वल करेंगे ना। एग्जाम्पल ऐसा जिसमें होल, हाँ वो भी कर लेंगे। बाकी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे मान लो देखो यहाँ आएगा ना, इनमें आप लोग लगा के देखना है ना, कई जगह पर ये फुलफिल नहीं होएगा। ठीक है सर, इसको मल्टीपल प्रोपोर्शन क्यों कहते हैं, अरे यार भरत बेटा आपको भरत क्यों कहते हैं, क्योंकि आपके घर वालों ने आपका नाम भरत निकाल दिया है ना, इसलिए आपको भरत कहते हैं, है ना। इसका मल्टीपल प्रोपोर्शन निकाला तो मल्टीपल प्रोपोर्शन कहते हैं ना। आप लोग बस उसके नाम के पीछे मत जाओ। क्या कंपाउंड एक से ज्यादा फॉलो कर सकता है, हाँ सर बिल्कुल कर सकता है, एक से ज्यादा लॉ बिल्कुल फॉलो कर सकता है। तो मेरे हिसाब से ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही करें, आप लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हो इसको घर के ऊपर, घर में, है ना। आप लोग चाहो इसको घर पे ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। यस, घर पे ट्राई करने के बाद नेक्स्ट क्लास में आएंगे, फिर उसके बाद हम लोग ये वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, है ना। और अगली जो क्लास होएगी, मैं आपको बता रहा हूं अगली क्लास भी बहुत धांसू क्लास होने वाली है। यस, मैं आपको बता दूं जो नेक्स्ट क्लास है वो भी बहुत धांसू क्लास होने वाली है। यस, 1 मिनट रुकना, बता भागना मत, भागना मत अभी, ओ भाई लोगों। अगली क्लास में हम लोग लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ ये जो केमिकल कॉम्बिनेशन है इनको खत्म करेंगे, है ना। और ये खत्म करने के बाद हम लोग फिर नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा एटॉमिक मासेस, है ना। तो वही बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है ना। एक बार के लिए मैं देख रहा था आपके, अगर मुझे मॉड्यूल मिल जाता तो उसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता। हाँ देखो, आज के लिए बस इतना ही कर रहे हैं दादा। आज का जो आपका होमवर्क है वो क्या है, आज का जो होमवर्क है, सबसे पहले आज आपको डीपीपी नंबर 4 मिलेगा, है ना। तो डीपीपी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यस, जो आपको क्लास में होमवर्क दिया है वो अच्छे से करना है, ठीक है। और आपको रिवीजन करना है, ठीक है। आपको और क्या करना है, बढ़िया ढंग से रिवीजन करना है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं आपका जो पीडब्ल्यू का मॉड्यूल है, मैं आपको मॉड्यूल कहने के लिए क्यों बोल रहा था, क्योंकि अब से आपको पीडब्ल्यू के मॉड्यूल से भी क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। पीडब्ल्यू का जो मॉड्यूल है उसमें मैं आपको बता दूं, उसमें आप लोग क्या क्या कर सकते हो। उसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपके सामने, तो आप एग्जाम्पल नंबर 1 कर सकते हो, एग्जाम्पल नंबर 2 कर सकते हो, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको, है ना, ये 2 एग्जाम्पल कर सकते हो। फिर उसके बाद चेक योर अंडरस्टैंडिंग, है ना, ये एक एक्सरसाइज दे रखी है, ठीक है। अरे होमवर्क देख लो पहले, चेक योर अंडरस्टैंडिंग के आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 7 कर सकते हो, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। और हाँ हाँ, और भी मैं दे देता हूँ आपको, और कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ। और जो आपका टॉपिक वाइज एक्सरसाइज दे रखी है ना, टॉपिक वाइज जो एक्सरसाइज दे रखी है उसमें आप लोग क्वेश्चन पता है कौन सा सॉल्व करोगे,
उसमें आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है 4। ठीक है, यही कर लेना बस, है ना। अभी के लिए ये वाले क्वेश्चन है, ठीक है दादा, अभी के लिए बस यही वाले क्वेश्चन हैं। थैंक यू सो मच कि आप सब लोग आए, है ना, और आपने इस क्लास की शोभा बढ़ा दी, माहौल बना दिया गजब तरीके से, है ना। देखो मैं आपको फिर बता दूं, कल अपनी क्लास नहीं है, परसों अपनी क्लास नहीं है। अभी तक जितना भी पढ़ा है इन 2 दिनों के अंदर, कुछ अगर बैकलॉग रह गया है, कुछ अगर नोट्स नहीं बनाए हैं, उनको कवर करो, बैकलॉग खत्म करो, और जब अगली क्लास में आओ उससे पहले इस वीक का कुछ भी कचरा आगे उठा के मत लाना, है ना, बर्डन आगे उठा के मत लाना। ये वीक खत्म हुआ, इसका मतलब आपका जो सिलेबस है वो भी हमारे साथ खत्म हो जाना चाहिए। यहां तक सब कुछ बढ़िया है सर, है ना, ये चीज बहुत जरूरी है। और क्लास में सिलेबस धीरे फास्ट, किस कमेंट को पढ़ना किसको नहीं पढ़ना, मैं बहुत बढ़िया ढंग से कर लूंगा, आप उस चीज की चिंता ना करें, मैं सब कुछ देख लूंगा। सिलेबस कवरेज मैं बहुत टाइम से कर रहा हूं, ठीक है। और सबसे जल्दी सिलेबस खत्म करवाने वालों में भाई का नाम आता है ना, पीडब्ल्यू के अंदर विदाउट डिले, है ना। तो तुम्हें अगर ऐसी भी गलतफहमी है कि तुम्हारा कोई सिलेबस डिले हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं होगा। आई विल मेक श्योर कि सारी चीजें बिल्कुल एकदम खत्म टाइम पे हो, आप चिंता मत करिए, ठीक है। डन है, पक्का शायरी सुना दे एक। चलो फिर आप लोगों के लिए मोटिवेटिंग सी 2-3 लाइनें हैं बहुत जबरदस्त। एक बहुत बड़ी सी कविता है, वो कभी और सुनाऊंगा मैं तुम्हें, पोइम है ना, उसका एक छोटा सा पार्ट है जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, है ना। तो सुनना आप सब लोग और उस पर ध्यान देना। ऐसे यहां सुना के और फिर एक वीडियो काट के अपनी स्टोरी पे लगा दिया, मुझे टैग कर दिया, उसका कोई फायदा नहीं है। जो चीज यहां बोली जा रही है उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो, अमल करने की कोशिश करो, तब तो उसका फायदा है ना, नहीं क्या। तो कहता है कि, और बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी ये चीज, कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। कई बार हम लोग जीवन में बहुत सारे काम करते हैं ना, और हर काम में हमें हर समय सफलता मिले इस बात की कोई गारंटी नहीं, और किसी भी इंसान के साथ ऐसा नहीं होता। आप आज 10 क्वेश्चन कर रहे हो, 10 क्वेश्चन में हो सकता है आज 6 क्वेश्चन सॉल्व हुए, हो सकता है 4 ही क्वेश्चन सॉल्व हुए, नहीं हुए, कोई बात नहीं, सबके साथ ऐसा ही हो रहा है ना। आपका जो भी कॉम्पिटिटर है उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा। तो कहता है कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो उसमें सुधार करो, और जब तक ना हो जाओ सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, और कुछ किए बिना ही किसी की जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यस, तो भैया कुछ अच्छा पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है ना। ऐसे थाली में परोस के आपको आईआईटी की, जेई की रैंक कोई आपकी थाली में नहीं रखेगा, उसको छीनना पड़ता है ना। और अगर वो छीनने का जज्बा है आप लोगों में, उसके लिए अगर आप मेहनत कर सकते हो, तो ये एग्जाम आपके लिए बना है, बिल्कुल बना है। यस, हाँ, लेकिन डिमोटिवेट भी नहीं होना, है ना, कि मेरे से ये यार बता, सर ने तो आज होमवर्क में डीपीपी में 12 क्वेश्चन दिए थे, मेरे से तो 4 ही क्वेश्चन सॉल्व हुए। कोई बात नहीं, 4 हुए ना तेरे से, जब तू ये नहीं पढ़ रहा था तो 4 भी नहीं हो रहे थे तेरे से, लेकिन 8 क्यों नहीं हुए तू वो सोच, और इनको नेक्स्ट टाइम कैसे करना है सही वो सोच, है ना, वो चीज जरूरी है। गलती होना कोई दिक्कत नहीं, एक ही गलती बार बार रिपीट होना दिक्कत हुआ है, समझ रहे हो आप बात को। यस, तो मेरे हिसाब से आप इन सारी चीजों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो आईआईटी जेईई की जर्नी है बहुत सारे उतार चढ़ाव लेके आती है, बहुत लंबी जर्नी है, 2 साल की कम से कम मेहनत है, तो इसमें कई बार अच्छा बुरा सारा समय देखने को मिलता है ना। लेकिन अपना मोटिवेशन आप लोग हाई रखें, मेहनत जरूर करते रहें। नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी, सारे लोग